ओके। तो इस सीरीज़ के अंदर जो मेरी कुछ एक्सपेक्टेशंस वगैरह होंगी वो बहुत मिनिमल है। मतलब अगर आपको एआई वगैरह का कोर्स लिया हुआ है तो आपको न्यूरल नेट्स का पता होगा किस तरह से काम करते हैं। थोड़ा सा पता होगा कि बैक प्रोपगेशन कुछ होती है, और उसके लिए कैलकुलस वगैरह करना पड़ता है, ब्ला 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 ब्ला। और थोड़ी सी बेसिक पाइथन आती होगी, नमपाई का पता होगा, पैंडस का पता होगा। मैं उन चीज़ों में नहीं जाना चाह रहा क्योंकि उसके लिए मेरी एआई लैब वाली वीडियो है। ठीक है। तो मैं इतना भी बेसिक्स नहीं बताऊंगा, लेकिन ऑब्वियसली अगर किसी ने एनएलपी का कोर्स नहीं लिया वो उसके लिए भी एक्सेसिबल होनी चाहिए। तो कुछ हिस्सों में इस वीडियो के मैं थोड़े से बेसिक्स भी रिकाउंट कर रहा हूँ। ठीक है। तो जहाँ तक इस पूरी सीरीज़ की बात है, एक बार फिर से मैं बता दूँ। पहली वीडियो होगी एनएलपी की, दूसरी वाली डीएसपी की यानी डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग। उसके अंदर एक ऑटोमेटिक स्पीच रिकग्निशन सिस्टम बनाऊंगा मैं। और उसके बाद कंप्यूटर विजन की जो सीरीज़ है उसके अंदर काफ़ी इंटेंस लिटरेचर रिव्यू है, जिसके लिए उसको दो हिस्सों में तोड़ा गया। तो हर वीडियो में मेरी होप ये है कि कोई ना कोई नई चीज़ पे एम्फेसिस हो। तो इसके अंदर ज़्यादा एम्फेसिस होगा इन चीज़ों के ऊपर कि बेसिक्स क्या हैं, वोकेबलरी मैनेजमेंट कैसे करते हैं, और जो फंडामेंटल डीप लर्निंग की चीज़ें हैं कि ओ लर्निंग रेट कितना रखना चाहिए, कितना नहीं रखना चाहिए, कौन से लॉस फंक्शंस यूज़ कर सकते हैं हम। इस तरह की कुछ बातें होंगे। आगे जाके इन्हीं आइडियाज़ को एक्सटेंड कर दिया जाएगा और थोड़ी ज़्यादा रीसेंट रिसर्च की बेसिस के ऊपर भी कि जो 2023 के मॉडल हैं उनके अंदर किस तरह से काम हो रहे होते हैं वगैरह। जैसे जैसे सीरीज ज़्यादा जाती है आगे जाती जाएगी, होप ये है कि आप ज़्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजी को समझने के लिए केपेबल हो जाओगे। तो इसीलिए शुरू हम सिंपल रखते हैं, हम ज़्यादा डीप नहीं जाते हैं। मैंने इस सारे काम के लिए पाई टॉर्च यूज़ किया। ठीक है। तो पाई टॉर्च अगर आपको नहीं पता तो उसकी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि शुरू में पाई टॉर्च की ही बेसिक्स की बात की जाएगी। अम, जहाँ तक लाइब्रेरी की डिटेल्स की बात है कि ये वाला फंक्शन कॉल वगैरह किस तरह से करना है, ये तो अब काइंड ऑफ रिडंडेंट हो चुका है, आपको हमेशा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आप कभी भी किसी एआई से या फिर आप गूगल वगैरह से देख के सिंटैक्स कर सकते हो। तो मैं ज़्यादा सिंटैक्स वगैरह के ऊपर फोकस नहीं करूँगा, मैं बस कोर आइडियाज़ पे फोकस करूँगा। लेकिन साथ बीच में थोड़ा थोड़ा कोड दिखा दूंगा जहाँ पे मुझे ज़रूरी महसूस होगा। तो सबसे उसके अलावा यहाँ पे इस वीडियो के अंदर मैंने बेसिकली जो अपने आप को टाइम एलोकेट करके दिया था कि मैंने 2 हफ्ते देने हैं अपने आप को एनएलपी के लिए और इससे ज़्यादा टाइम नहीं देना। उसके अंदर मैंने 2 प्रोजेक्ट्स बनाए थे। तो एक प्रोजेक्ट था एक टेक्स्ट समराइजर, और एक था एक वर्ड ओनली डायराइजेशन सिस्टम। तो बेसिकली ऑडियो यूजुअली डायराइजेशन, अगर आपको पता नहीं है डायराइजेशन क्या होती है, अगर 2 लोग बोल रहे हैं या 3 लोग बोल रहे हैं, सेपरेट करके बताना कि ये वाले बंदे ने ये कहा था, ये वाले बंदे ने ये कहा था, ये जुमला इस एंटिटी को बिलोंग करता है, ये वाला जुमला इस एंटिटी ने बोला। तो यूजुअली ये चीज़ ऑडियो डेटा के लिए की जाती है, लेकिन मैंने कहा कि एक बार मैं टेक्स्ट के साथ करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि आगे मेरा ऑडियो वाला वीक है। तो मैं चाह रहा था कि इन चीज़ों को मैं पहले एक फेमिलियर डोमेन के अंदर कवर कर लूँ, ताकि मेरा ज़्यादा फोकस ऑडियो हिस्से के अंदर ऑडियो स्पेसिफिक चीज़ों के ऊपर हो। तो खैर शुरू करते हैं। अब सबसे पहली जो चीज़ है वो है पाई टॉर्च है क्या। पाई टॉर्च की डॉक्यूमेंटेशन इस हवाले से काफ़ी अच्छी है, लेकिन अगर हम बिल्कुल सबसे पहली बात करें तो पाई टॉर्च की का पूरा थीम बेसिकली ये है कि जैसे नमपाई है जो आपको मल्टी डायमेंशनल अरेज के ऊपर जल्दी जल्दी से काम करने देती है, और वो तेज़ होता है पाइथन से क्योंकि वो सी में लिखा हुआ है। टॉर्च भी इसी तरह से है, लेकिन इसके अंदर ट्विस्ट ये है कि ये सारा कुछ जीपीयू के ऊपर करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे मैं नम पाई के अंदर कोई रैंडम अरे इनिशियलाइज करनी होती तो मैं डॉट रैंड लिखता था या डॉट रैंडम लिख लेता था, एक ही बात है। एलियासेस हैं काफ़ी ज़्यादा फंक्शंस के। तो मैंने उसको शेप बताई है कि मुझे 5 रोज़ और 2 कॉलम्स चाहिए, और मैंने बता दिया कि इसको मेरे नविडिया का जो जीपीयू का इंटरफेस है, कूडा, उस उसको यूज़ करके स्टोर करो। और अब जो भी इस नए अरे के ऊपर या मल्टी डायमेंशनल अरे या टेंसर कहते हैं इसको आमतौर पे, इस टेंसर के ऊपर जो भी ऑपरेशन होएगा, आ, वो सारा काम मेरा जीपीयू हैंडल करेगा। अब इसके अंदर थोड़ी सी हमारे पे लिमिटेशंस भी आ जाती हैं
एक लिमिटेशन ये है कि ऐसा नहीं हो सकता कि कोई चीज़ आपने एक टेंसर आपने जीपीयू में रखा हुआ है, एक सीपीयू में रखा हुआ है, आप उनको ऐड कर रहे हो। ये करना इम्पॉसिबल है, आपको पहले डॉट टू करके उसकी लोकेशन चेंज करनी पड़ेगी। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना होता है इसके अंदर। उसके अलावा इसके अंदर काफ़ी यूटिलिटी फंक्शंस भी हैं, जैसे ये डॉट सॉफ्ट मैक्स मैंने कॉल किया हुआ है कि डायमेंशन वन के अलॉन्ग एक सॉफ्ट मैक्स अप्लाई कर दो ताकि ये एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बन जाए। तो एक अरे ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, मैंने एक बाइनरी केस रखा है कि या वन हो सकता है या टू हो सकता है, और इसकी मैंने 5 एग्जांपल्स के लिए एक रैंडमाइज्ड टेंसर इनिशियलाइज किया। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि ये इज लाइक डज हैव कैंसर, डज नॉट हैव कैंसर है। तो लेफ्ट साइड के ऊपर जो नंबर्स हैं वो प्रोबेबिलिटीज़ हैं लेफ्ट कॉलम के अंदर, कि कितना चांस है कैंसर होने का, कितना और राइट साइड पे कितना ना होने का। तो इस तरह से हम यूजुअली रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं इन्फॉर्मेशन। तो आपके पास जो भी मशीन लर्निंग एआई के अंदर काम करना है वो किसी ना किसी मल्टी डायमेंशनल अरे पे हो रहा होता है। अब टेंसर्स के अंदर और नंपाई अरेज के अंदर एक चीज़ कॉमन है कि ये होने चाहिए फिक्स्ड साइज के, मतलब ये जैगिड नहीं हो सकता। तो जहाँ तक हमने पहले बात की थी, लाइक जब हम पीएफ में पढ़ते होते थे जैगिड अरेज वगैरह कि एक अरे में थोड़े से कम पीसेस हैं, एक में थोड़े ज़्यादा हैं, एट्सेट्रा। इसके अंदर ये नहीं हो कि इसके अंदर एक पूरा फिल्ड रेक्टेंगल होना चाहिए या फिर एक पूरा फिल्ड क्यूब होना चाहिए जिसके अंदर खाली नंबर्स ही हैं, जितनी भी डायमेंशन है वो अलग बात है। तो ये इसका जनरल आइडिया। अब ये हमें थोड़ा सा पता चल गया, लेकिन टॉर्च खाली इतना नहीं है बल्कि ये हमें काफ़ी ज़्यादा यूटिलिटीज़ देता है डेटा सेट्स के साथ काम करने के लिए। ठीक है, तो जो इसमें सबसे ज़्यादा कॉमन दो चीज़ें हैं वो है डेटा सेट की क्लास और डेटा लोडर की क्लास। अब डेटा लोडर की क्लास अगर आप समझ लो ना तो आपको सारी यूटिलिटी समझ आ गई हैं जो टॉर्च ऑफर करता है। तो डेटा लोडर को आप एक डेटा सेट ऑब्जेक्ट देते हो और एक बैच साइज देते हो। उसके अलावा आप उसको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें दे सकते हो कि मैं एक वक्त में कितने थ्रेड्स पे काम करना चाह रहा हूँ। मल्टी थ्रेडिंग भी ये सपोर्ट करता है। उसके अलावा कुछ और फैंसी चीज़ें हैं जो अक्सर तौर पे आप इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन अगर आप कर रहे हो तो उससे काफ़ी तेज़ हो जाएगा काम। ये है पेज लॉक्ड मेमोरी, पिन मेमोरी वाली ऑप्शन। ये बेसिकली जो हम ओएस में पढ़ते हैं ना पेजिंग वगैरह, तो आप इसको कर सकते हो कि यार इसको कभी भी पेज आउट ना करना, इसको हमेशा रैम में रखो, ये कभी एचडीडी में जाए ही ना। तो कभी भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट वेक्टर है, इसको आपने कभी नहीं आगे पीछे में देना। तो इस तरह की भी चीज़ें हम कर सकते हैं। तो पाईटॉर्च के अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें और अक्सर चीज़ों का फोकस मेमोरी मैनेजमेंट के ऊपर है। उसके अलावा जो डेटा लोडर हमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है वो ये कहता है कि अगर आपने लाइक एक इंटरफेस डिफाइन कर लिया कि यार ये डेटा सेट है, इसमें से अगर आपने कोई भी चीज़ निकालनी है इंडेक्स 0 पे मैं ये रिटर्न कर दूंगा, 1 रिटर्न कर दूंगा, और आप चाहते हो कि वो रैंडमली सेलेक्ट करे सैम्पल्स और उनको बैच टुगेदर भी कर दे, तो डेटा लोडर आपके लिए ये सारा कुछ कर देगा। तो ये बस एक छोटी सी एक लाइन की के कोड में आप काफ़ी ज़्यादा काम पाईटॉर्च को ही देते हो और वही आपके लिए ऑप्टिमली कर देगा। तो ये कुछ यूटिलिटीज़ हैं। अब ये एक डेटा सेट ऑब्जेक्ट लेता है, तो मैंने यहाँ पे एक डेटा सेट क्लास इनहेरिट की है, टॉर्च डॉट यूटिल्स डॉट डेटा डॉट डेटा सेट्स है। तो ये एक डेटा सेट एब्स्ट्रैक्ट क्लास है जिसकी एक कॉन्क्रीट इंस्टेंस मैंने डिफाइन किया है, एक कॉन्क्रीट चाइल्ड। ठीक है, अब इसके अंदर जो डंडर फंक्शंस हैं, डबल अंडरस्कोर, ये पाइटॉर्च ये पाइथन की एक फीचर है। सी प्लस प्लस के अंदर हम ऑपरेशन ओवरलोडिंग करते हैं, इसके अंदर भी कुछ इस तरह से कर सकते हैं कि अगर मैं चाहूँ कि मैं डिफाइन करूँ कि जब मैं कोई कोई चीज़ स्क्वायर ब्रैकेट से इस तरह से करूँ, ए स्क्वायर ब्रैकेट्स 1, तो कौन सा कोड चलना चाहिए जब मैं ये चीज़ करता हूँ, तो उसके लिए मैं डंडर गेट आइटम यूज़ कर सकता हूँ। इस तरह के कुछ फंक्शंस हैं। आप इस तरह से अंडरस्कोर अंडरस्कोर जीटी भी यूज़ कर सकते हो कस्टम कंपैरिजन डिफाइन करने के लिए क्लासेस के अंदर। तो ये एक काफ़ी कॉमन पाइथन की ट्रेट है, इसके अंदर कोई इतनी खास बात नहीं है, ये अक्सर लोगों को पहले ही पता होता है। डंडर इनिट की वजह से, क्योंकि कंस्ट्रक्टर भी यही है, एक स्पेशल फंक्शन है जिसका एक स्पेशल मीनिंग है। अगर आप इस नाम से रखोगे तो ये इस टाइम पे चलेगा। तो आप कभी भी एक्सप्लिसिटली कॉल नहीं करते डंडर फंक्शंस को। जैसे लेंथ करनी है तो आप बस लेन ब्रैकेट, जैसे मैंने सेल्फ डॉट वाई के अंदर किया हुआ है, अगर आप एक माई डेटा सेट ऑब्जेक्ट पे करोगे तो अब ये वाला कोड चलेगा। तो खैर ये बहुत सिंपल होता है, और आप बेसिकली इस तरह से ना पाई टॉर्च को
आपने एक हुक दे दिया कि यार अगर आपने कोई भी आइटम गेट करनी है ना, आप ऐसे कर लो, लेंथ लेनी है ऐसे ले लेना, और आगे मेरा काम खुद ही कर दो। अब कुछ और चीज़ें हैं जो मैंने पहले स्किप की थी। डेटा लोडर के अंदर ना एक चीज़ होती है कोलेशन फंक्शन। तो कोलेट एफ एन, अक्सर इसको लिखा जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि आप कोलेट एफ एन पास कर सकते हो। अब इसको समझने के लिए पहले आपको एक मसला समझना पड़ेगा। मसला ये है कि अक्सर बार आपके साथ ऐसे होता है कि आपका डेटा जो है ना, वो डिफरेंट सैंपल्स के लिए डिफरेंट साइजेस का होगा। तो अगर आप एनएलपी की बात कर रहे हो स्पेसिफिकली, तो हो सकता है कि एक डेटा सेट की ट्रेनिंग की एग्जांपल के अंदर आपके पास एक सेंटेंस आता है, लाइक आई एम हैप्पी और समथिंग, कुछ इस तरह से करके। तो इसके अंदर 3 वर्ड्स हैं, लेकिन आगे कोई ऐसा सेंटेंस अगला आ सकता है, नॉट हैप्पी करके, लेट्स से, तो उसके अंदर 4 वर्ड्स हैं। तो अब टेंसर की एक लिमिटेशन हमारे पास ये थी कि आपने जो भी बनाना है कोई एक क्लोज्ड रेक्टेंगल होना चाहिए, ये नहीं हो सकता कि इतना हिस्सा मैं डिफाइन ना करूं। तो इसका एक हल ये करते हैं कि हम एक स्पेशल सिंबल यूज कर लेते हैं कोई पैडिंग के लिए, कि मैं एक सिंबल डिफाइन करूं ये, और मैं ये पैडिंग के लिए यूज करूंगा। तो इस तरह से आप पैड कर सकते हो, और पाईटॉर्च आपको इतनी सहूलत देता है कि किसी भी किस्म के लॉस फंक्शन के अंदर आप उसको इग्नोर में डाल सकते हो, कि इस वाली चीज़ को इग्नोर करना, ये पैडिंग है। तो अगर आप चाहते हो कि आपका काम ये किया जाए, तो आपको कस्टम डिफाइन करना पड़ेगा कि आप पैडिंग डालना चाहते हो या नहीं डालना चाहते। अब जो इंटेंडेड वर्क फ्लो है ना, जो आपके लिए पहले की डिफाइन कर दी गई है ईयर्स ऑफ वर्किंग के बाद, कि यार कन्वीनियंट होएगा कि अगर मैं अपनी एपीआई के अंदर ही डाल दूँ ये, तो उसके लिए ये कोलेट एफएन होता है। तो कोलेट, ये जो कोलेशन फंक्शन है, अ, इसका काम होता है कि ये जो आपके पास बैश वेरिएबल लेंथ डेटा है, उसको एक टेंसर बना दे विद पैडिंग। अब ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा अपने कोलेशन फंक्शन में ये करो, आपकी मर्ज़ी है, एंड पे इस्तेमाल आप नहीं करना। लेकिन अगर आप ऐसे करोगे तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, क्योंकि आप फिर मॉडल के कोड के अंदर मॉडल का काम करोगे, और कोलेशन के कोड में कोलेशन का काम करोगे, और डेटा सेट के कोड में डेटा सेट का काम करोगे। तो ये थोड़ी सी आपके लिए खुद ही से सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स उन्होंने डाल दी है, ताकि आपका कोड थोड़ा ज़्यादा रीडेबल हो जाए। आ, उसके बाद एक टिपिकल कोलेशन फंक्शन मैंने लिखा। ये एक टेक्स्ट समराइजर के लिए है, जो आगे जाके मैंने जिसकी डिटेल्स दिखानी हो। इसके अंदर आपके पास एक डॉक्यूमेंट होएगी और आगे उसकी समरी होएगी। अब ऑब्वियसली ये फ्रॉम डॉक्यूमेंट टू डॉक्यूमेंट ये चीज़ों की लेंथ वेरी करेंगी। तो इसके अंदर अगर आप पैडिंग करना चाहते हो, तो सबसे पहले तो आपको एक टेंसर बनाना पड़ेगा इसको। तो वो तो बड़ा सिंपल है, टॉश डॉट टेंसर इसका कंस्ट्रक्टर है। कोई भी अरे दो, वो आपको टेंसर बना के दे देगा। फिर मैंने एक अरे ऑफ टेंसर्स डिफाइन कर लिया, जिसके अंदर मैंने सारे वेरिएबल लेंथ टेंसर्स जो हैं, ये वेरिएबल लेंथ अरेज ही हैं बेसिकली। तो अगर ये डॉक्यूमेंट 1 है, ये डॉक्यूमेंट 2 है, और लेट्स से डॉक्यूमेंट 2 थोड़ी ज़्यादा लंबी है, इस तरह से करके मैंने एक अरे में डाल दिया इनको। तो अब मैं चाहता हूँ कि कोलिशन इस तरह से हो कि 1 के आगे एक पैडेड हिस्सा इस तरह से करके आ जाए, यूँ। तो उसके लिए एक पहले की उन्होंने बनाई हुई चीज़ है पैड सीक्वेंस वगैरह, आप ये चीज़ कर सकते हो। तो ये एक बड़ा टिपिकल तरीके करने का। अब एक वैसे यहाँ पे ट्रिक लगाई हुई है मैंने, आपने शायद गौर किया होगा कि ये जिप एस्टरिस्क बैच भी मैंने कुछ लिखा हुआ है। तो बेसिकली आपको जो डेटा दिया जाएगा ना, वो थोड़ा सा इस तरह से दिया जाएगा जैसे ये अरे में लिखा हुआ है कि एक्स कॉमा वाई, उसके बाद अगले इंस्टेंस एक्स कॉमा वाई, इस तरह से जितने भी बैच के अंदर एंट्रीज हैं उतने साइज की आपकी अरे होगी, और अरे का एक एलिमेंट एक सैंपल होएगा। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं हर कॉलम को अलहदा कर दूँ, ठीक है, कि मेरे पास एक वेक्टर आ जिसके अंदर खाली पहले कॉलम का डेटा हो, एक वेक्टर आ जिसके अंदर सेकंड कॉलम का हो, मैं एक ट्रिक लगा सकता हूँ। ट्रिक, अच्छा, उसके लिए आपको समझना पड़ेगा जिप ऑपरेटर क्या होता है और स्प्रेड ऑपरेटर क्या होता है। स्प्रेड जो है वो बेसिकली अगर आपके पास कभी भी कोई अरे है, ठीक है, इस तरह से करके 1 2 3, चलो मैं 1 2 कर देता हूँ खाली, सही है। अरे, और लेट्स से मेरे पास एक फंक्शन है ऐड का, जो ए और बी को ऐड करके रिटर्न कर रहा है, ठीक है। अब मैं अगर चाहता हूँ कि मैं एक तो तरीका मैं ये कर सकता हूँ ना कि ऐड ARR0 ARR1, तो ये एक तरीका है। लेकिन लेट्स से मुझे पता नहीं है कि कितनी कितनी जगह है इसके अंदर,
तो मतलब कितना साइज है लेंथ का, तो फिर मैं इसके अंदर फिर मैं एफ तो नहीं डाल सकता ना इन्फिनिटली मैनी, कि अगर इतनी लेंथ है तो इतने डालो इतने डालो। तो उसके लिए एक ऑपरेटर होता है एस्टरिस्क वाला, तो इससे अरे स्प्रेड हो जाती है खुद ही, तो इससे वही चीज़ आप कर पाते हो। तो बेसिकली आप समझो कि मैंने ये चीज़ अंदर वाली उठा के कॉपी पेस्ट कर दी यहाँ पर, तो ब्रैकेट्स उड़ा दो, बस कॉमा सेपरेटेड लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स पास कर दो। अभी मैं पास करूँ जिप को, जो कि अगर आपको पता नहीं है तो आप ये देख लो, ये जिप की बेसिक इन्होंने कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। ये तो आपको वैसे अब देख के भी समझ आ गई होगी कि क्या है, कि आप इसको अगर आप इसको कुछ ट्यूपल्स देते हो, तो ये उनको बेसिकली रीअरेंज इस तरह से कर देता है कि वो आ, अगर रो फॉर्म में है तो उसको कॉलम फॉर्म में कर दे। एक सिंपल समझने का तरीका ये है। तो यहाँ पे मैं यही ट्रिक लगाई हुई है, और ये एक बहुत स्टैंडर्ड तरीका है, आमतौर पे इसी तरह से काम किया जाता है ये वाला। खैर, ये ऑब्वियसली इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स हैं, इतना मैटर नहीं करती। जो ज़्यादा मैटर करते हैं वो कॉन्सेप्ट्स हैं। कोलिशन होती क्या है, और डेटा सेट क्लास क्यों बनाते हैं, डेटा लोडर क्या करता है, ये हमें समझ आ गई है। टेंसर का भी हमें पता चल गया, टेंसर्स बड़े अच्छे होते हैं, ठीक है। अब एक न्यूरल नेटवर्क कैसे डिफाइन करेंगे। अब पाईटॉर्च के अंदर एक मॉड्यूल है, टॉर्च डॉट एन एन डॉट मॉड्यूल के नाम से। इसके अंदर बहुत ज़्यादा यूटिलिटीज़ पहले की आपके लिए डिफाइंड है, और इसके अंदर आप आमतौर पे अपना मॉडल डिस्क्राइब करते हो। तो ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है जिसको आप इनहेरिट करके अपनी एक क्लास बनाते हो। तो मैंने अपनी एक न्यूरल नेटवर्क की क्लास बना ली है, जिसके अंदर मैंने एक इनपुट लिनियर लेयर डाली है, जो कि मतलब इनपुट को 32 न्यूरॉन्स के अंदर डाल रही है, और उसका रिजल्ट आगे जाके रेडियो एक्टिवेशन कर रही है, फिर बैच नॉर्म कर रही है। और उसके बाद एक और लिनियर लेयर डाल दी है, जो उस पिछली लेयर की इनपुट को लेके आउटपुट को लेके अपनी इनपुट बना रही है, और आगे 64 न्यूरॉन्स की आउटपुट आ रही है, और इस तरह से एक क्या नाम है, 3 लेयर परसेप्ट्रॉन बना लिया मैंने। अब इसके अंदर एक खास एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन है जो डिफाइंड नहीं है, लेकिन ऑटोमेटिकली चल जाता है, और ये मैप हुआ हुआ है अंडरस्कोर डंडर कॉल से। तो एक सेकंड, अगर मैं कोई क्लास बना रहा हूँ, लेट्स से क्लास ए, ठीक है, और मैं डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट में खाली छोड़ देता हूँ कि बस है ये लो पास, और एक सेकंड ये, और डेफ डंडर कॉल, और अगर कोई कॉल करता तो लेट्स से मैं रिटर्न कर देता हूँ हाय। तो अब मैं एक ए का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। हाँ, एक सेकंड, सेल्फ नहीं डाला ये। अच्छा, तो अगर मैं अब इस ए ऑब्जेक्ट को कॉल करूंगा ना एक फंक्शन की तरह, तो वो ये वाला कोड चलाता है। अब इन्होंने अपने एन एन डॉट मॉड्यूल के अंदर कोड में लिखा हुआ है कि अगर कोई बंदा डंडर कॉल के अंदर आता है ना, तो रिटर्न कर दो फॉरवर्ड पास की जो भी आउटपुट है। तो उन्होंने फॉरवर्ड का जो फंक्शन है ना, वो डिक्लेयर किया हुआ है कि ये एक यूज़र इस्तेमाल करेगा और डिफाइन करेगा। तो ज़रूरी नहीं है कि आप उनकी बात मानो। अक्सर बार लोग इसके अलावा भी फंक्शंस बना लेते हैं, कोई बंदिश नहीं है, लेकिन आम तौर पे लोग इसी तरह से करते हैं। खैर, ये तो हमें समझ आ गई कि हमने न्यूरल नेटवर्क लाइक डिफाइन कैसे करना है, लेकिन इसको ट्रेन भी तो करना होता है ना। तो न्यूरल नेटवर्क की ट्रेनिंग पे आने की जगह ना हम पहले सिंपल बात रखते हैं। लेट्स से आपके पास एक टेंसर है जिसके अंदर वेट्स पड़े हुए हैं। आ, ये एक अच्छा, बेसिकली आपके पास एग्जांपल ये है कि मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ। आपके पास 4 इनपुट न्यूरॉन्स हैं, और आपके पास एक आउटपुट न्यूरॉन है। लेट्स से हम खाली इतने इतने हिस्से को ट्रेन करने की बात करें कि ऐसे ये होता कैसे है अंडर द हुड ट्रेन। अभी हम ऑब्वियसली रियल नेटवर्क्स के अंदर आपको ये चीज़ें खुद नहीं करनी पड़ती, उसके ऊपर भी आते हैं, लेकिन बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, क्योंकि आगे जाके ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आ, सबसे पहले इन वेट्स को आपको डिफाइन करना पड़ेगा।
तो वो यूजुअली आप रैंडमली इनिशियलाइज कर देते हो। मैंने इस केस में हार्ड कोडेड किए हैं कि लेट्स से बस ये वाले वेट्स हैं फॉर एग्जांपल। उसके अलावा मैंने एक यहाँ पे चीज़ डाली हुई है इंस्ट्रक्टर के अंदर, वो है रिक्वायर्स ग्रैड। रिक्वायर्स ग्रैड बेसिकली है कि ग्रेडियंट डिसेंट से इन्फ्लुएंस होने वाली चीज़ है। मतलब मैं चाहता हूँ कि आप इसकी कंपटीशन का ग्राफ पूरा बनाओ और उस कंपटीशन के ग्राफ को इस्तेमाल करके ऑटोमेटिकली ग्रेडियंट डिसेंड कर दो, ऑटोमेटिकली बैक प्रोपेगेट कर दो, जो हम ऐसे करते थे ना, पार्शियल एल बाय पार्शियल डब्ल्यू वगैरह। तो हम बेसिकली बता रहे हैं कि ये जो डब्ल्यू है ना, ये मैंने कभी बाद में जाके यूज़ करना है अपनी ग्रेडियंट डिसेंट के अंदर, इसको मैंने बाद में जाके चेंज करना है, एक ट्यूनेबल पैरामीटर है। तो उसके लिए रिक्वायर्स ग्रेड इक्वल्स टू करता है। बाय डिफॉल्ट ऑब्वियसली फॉल्स होता है कोई भी आप अगर टेंसर बनाओ, लेकिन आप कभी कभी खुद भी अपनी मर्जी का इस तरह का टेंसर बना सकते हो। उसके बाद आप एक एक्स ट्रांसफॉर्म टेंसर, मैंने सिंपल सा ले लिया कि कोई रैंडम एक्स वेक्टर बना दे और एक रैंडम बायस वेक्टर बना दे, ठीक है। और उसके बाद मैंने इनकी डॉट प्रोडक्ट ली है। तो अच्छा हाँ खैर, मैंने फॉर सम रीज़न यहाँ पे इस कोड के अंदर बायस को 4 डायमेंशनल बनाया, जिसकी वजह से स्केलर प्लस बायस होके वो एक वेक्टर ही दे रहे हैं एंड पे। आप अस्यूम कर लो कि ये बायस स्केलर ही है। खैर, तो इसके अंदर 7 + b हो रहे हैं यहाँ पे। खैर, अम, अब होता ही है कि आप अगर x डालते हो ना इसके अंदर कोई वेक्टर, आपने ये एक कंप्यूटेशन की है x मल्टीप्लाइड बाय w। अब ये जो टेंसर है ना, इससे जो प्रोड्यूस हुआ है, इसके पास एक किस्म की मेमोरी है कि ये प्रोड्यूस कैसे हुआ था, और ये उसका कंप्यूटेशन ग्राफ होता है। तो आप राइट साइड पे एक एग्जांपल देख सकते हो, एक कंप्यूटेशन ग्राफ ही कि लेट्स से कोई इस तरह का टेंसर है जो अभी अभी किसी सब्ट्रैक्शन से प्रोड्यूस हुआ है। अब उसको ये भी पता है कि मैं सब्ट्रैक्शन से प्रोड्यूस हुआ हूँ, उसको ये भी पता है कि जो उसको प्रोड्यूस करने वाले थे वो कहाँ से प्रोड्यूस हुए हैं, और इस तरह से उसके पास एक पूरा इनवर्स ट्री पड़ा हुआ है जिसको वो ट्रिवर्स कर सकता है अपने ग्रेडियंट डिसेंट के लिए। तो ऑटोमेटिकली इसके अंदर वैल्यूज़ वगैरह, और उसकी वैल्यूज़ नहीं पड़ी होती, रेफरेंस पड़ी होती है। और कभी कभी वैसे आगे जाके मसले भी आ जाते हैं कि अगर वो रेफरेंस के अंदर जो ऑब्जेक्ट था वो चेंज हो जाए और आप ग्रेडियंट डिसेंट कर रहे हो, तो तब मसले आ जाते हैं। इसलिए आपको थोड़ी सी ये बातें पता होनी चाहिए ताकि आगे जाके कभी डिबगिंग करनी पड़ जाए तो आपको पता हो कि क्या मसले हो सकते हैं पोटेंशियल। खैर, तो आप इस तरह से रिक्वायर्स ग्रैड करते हो तो पूरा कंपटीशन ग्राफ बन जाता है, और ये इनहेरिट करती है प्रॉपर्टी जो भी ये टेंसर दूसरी चीज़ से प्रोड्यूस करेगा। तो डब्ल्यू के पास रिक्वायर्स ग्रैड की प्रॉपर्टी थी, एक्स एट डब्ल्यू जो था ना, वो एक नया टेंसर बना है। अब वो इनहेरिट कर लेगा ये प्रॉपर्टी कि अच्छा अगर मेरा पेरेंट करता तो इसके ऊपर भी ग्रेडियंट डिसेंट होना होगा, तो इसका भी मैं कंपटीशन ग्राफ बना लेता हूँ। इसी तरह से जो प्लस बी हो रहा है उससे एक नया टेंसर बन रहा है और बाद में जाके वो वाई के अंदर स्टोर हो रहा है, अगेन उसके अंदर भी वही सारी सारी लॉजिक। तो ये थोड़ा सा है कि अंडर द हुड हो क्या रहा होता है जब भी आप कोई ऑपरेशन करते हो, ये आपको नहीं पता चल रहा होता, लेकिन आप कोई सिंपल सी एडिशन भी कर रहे होगे ना, ये हो रहा होगा। तो जब भी आप अपने इस न्यूरल नेटवर्क से गुजरते हो, इसी तरह से एक पूरा कॉम्पिटिशन ग्राफ बनता है। अब अगर आप चाहते हो कि आपको इसी तरह से ऑटोमेटिकली वो ग्रेडियंट डिसाइड करके अपडेट भी कर देना वेट्स, तो उसके लिए आपको कुछ इस तरह से करना पड़ता है। तो पहले तो आपको कोई ऑप्टिमाइजर चूज करना पड़ेगा। हमें क्लासेस में यूजुअली एआई वगैरह के अंदर स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट का पढ़ाया जाता है, लेकिन और भी ऑप्टिमाइजर्स होते हैं। जिन लोगों ने एएमएल लिया उनको तो पता होगा, लाइक आरएमएस प्रॉप, एडम वगैरह। तो वैसे तो अब एडम डब्ल्यू ज़्यादा यूज़ होता है, मैंने अपना वजह एडम यूज़ किया हुआ है। लेकिन खैर, अ, अब एक तो आपने लॉस फंक्शन डिफाइन कर लिया, ये सिंपल क्रॉस एंट्रोपी लॉस है, आपको पता ही है, कैटेगराइजेशन के लिए यूज़ होता है। इसी तरह ऑप्टिमाइज़र है, एडम ऑप्टिमाइज़र। अब इसको मैं ना कंस्ट्रक्शन टाइम पे मैं उसको बता दूं कि आपने ऑप्टिमाइज़ करना किसको है। तो इस क्लास के जो पैरामीटर्स है ना सारे लर्नेबल, उनको आपने करना है, तो इसलिए मैंने मॉडल डॉट पैरामीटर्स उसको दे दिया। इस केस में इस क्लास के लिए ही था, ये थोड़ा सा गंदा डिज़ाइन है, लेकिन मैंने उसी क्लास के अंदर इसका ट्रेनर भी डाल दिया हुआ है न्यूरल नेट वाली क्लास के अंदर। आगे जाके मैं कभी इस तरह का गंदा कोड नहीं किया हुआ, लेकिन यहाँ पे मैंने किया था। खैर, फ़र्क नहीं पड़ता, काम तो फिर भी कर लेगा वो, बस बड़े प्रोजेक्ट्स में मसला होता है। ये तो बहुत छोटी सी एग्जांपल है। खैर, उसके अलावा आप लर्निंग रेट उसको दे सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट ये होता है 0.001, ठीक है, जो कि मोर और लेस स्टैंडर्ड परसेप्ट्रॉन्स के लिए काफ़ी अच्छा रहता है, मतलब उसके अंदर कोई इतना मसला नहीं है।
लेकिन लाइक ट्रांसफॉर्मर्स वगैरह जो हैं वो थोड़ा कम लर्निंग रेट पसंद करते हैं। ये भी चीज़ें हैं, वो बाद में बात करेंगे लर्निंग रेट की। अच्छा खैर, हम बात कर रहे थे कि चलो पूरा ग्राफ तो बना लेगा, तो जब भी मैं लॉस कैलकुलेट करता हूँ तो लॉस भी एक टेंसर है, उसका भी एक ग्राफ बनेगा। तो अगर मैं लॉस डॉट बैकवर्ड कॉल करता हूँ ना, वो उस ग्राफ को ट्रिवर्स करेगा और उसके अंदर सारा ग्रेडियंट डिसेंड करके सारे ग्रेडियंट्स की वैल्यूज लिख देगा। ठीक है। उसके बाद मैं सेल्फ डॉट ऑप्टिमाइजर डॉट स्टेप कहता हूँ ना, तो वो उस शेयर्ड कंप्यूटेशन ग्राफ को इस्तेमाल करके सारे वेट्स को खुद ही ऑप्टिमाइज कर देगा जिनके अंदर रिक्वायर्स ग्रेड इक्वल्स ट्रू है। तो ये थोड़ी सी बात है। अच्छा, मैं मुझे पहले क्या था, रिक्वायर्स ग्रेड इनहेरिट करता है, वो एक्चुअली रिक्वायर्स ग्रेड नहीं इनहेरिट करता, वो पूरा कंप्यूटेशन ग्राफ इनहेरिट करता है। वो बस एक शेयर्ड चीज़ होती है। अब इसकी इतनी लाइक लोअर लेवल डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। आ, ये आप कभी खुद मैन्युअली नहीं करोगे, आपने सिर्फ हमेशा ये 3 लाइनें लिखनी है। सेल्फ डॉट ऑप्टिम डॉट जीरो ग्रेड, मतलब जो इस वक्त ग्रेडियंट डिसेंट की वैल्यूज आपके कंप्यूटेशन ग्राफ में डली हुई है उनको सारों को जीरो कर दो। फिर आप बैक प्रोपेगेट करो मेरे लॉस के ऊपर और सारा कंपटीशन ग्राफ उल्टा ट्रिवर्स करो और उसके लिए सारी ग्रेडियंट्स निकालो। और फिर सेल्फ डॉट ऑप्टिम डॉट स्टेप है कि अब जो भी इसके अंदर रिक्वायर्स ग्रेड इक्वल्स ट्रू वाले हैं उन सब के अंदर यूजिंग द ऑप्टिमाइजर रूल डिफाइंड इन द कंस्ट्रक्टर कि इतना लर्निंग रेट है, ये वाला ऑप्टिमाइजर है, आपने इसको चेंज कर देना इन वेट्स को। तो सारी जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड मॉडल है और सबसे सिंपल मॉडल है उन सब में ये 3 लाइनें इस्तेमाल होती हैं। आ, और सारी चीज़ें अंडर द हुड पाइटॉर्च खुद ही हैंडल कर देगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं इसके अंदर। आ, अब अगर थोड़ी और डिटेल आप देखना चाहते हो विजुअलाइजेशंस वगैरह के साथ, ये एक डिसेंट वीडियो है। मुझे ये खुद जब मैं सीख रहा था तब उसके इससे फ़ायदा हुआ था, तो ये आप देख सकते हो अगर आपको दिल करे। खैर, अब हम आते हैं थोड़ा सा प्रोजेक्ट्स की तरफ, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी एनएलपी की बेसिक्स किसे को बताना पड़ेगा क्या हमने सीखा था और क्या गलत था उसमें, क्या उसमें नई चीज़ें हैं। ठीक है। तो जब मैं एनएलपी पढ़ रहा था ना, हमें टोकनाइजेशन के बारे में इस तरह से बताया गया था कि आपके पास कोई भी वर्ड है ना, आप उसको आपके पास कोई भी सेंटेंस आप उसको वर्ड्स में सेपरेट कर देते हो या आप कैरेक्टर्स में कर देते हो। उन्होंने बताया था कि सब वर्ड टोकनाइजेशन भी कुछ होती है, लेकिन उन्होंने क्लास में जो सारी एग्जांपल्स दी थी वो वर्ड लेवल थे, और उसकी ऑब्वियसली एक अच्छी वजह है कि आपको फिर वो समझने में ज़्यादा आसानी होती है आगे वाले जो मॉडल्स हैं। लेकिन कभी भी मेरा ख्याल है वर्ड लेवल टोकनाइजेशन नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। अच्छा, उससे पहले वर्ड लेवल टोकनाइजेशन वगैरह से पहले आप करते ये हो आमतौर पे कि आपने जितने भी कोई टोकन्स देख लिए हैं ना अपने ट्रेनिंग सेट के अंदर, उसकी एक वोकैबुलरी बना लेते हो। उन सब वर्ड्स को एक इंडेक्स दे देते हो और इस तरह से आप अपने वर्ड्स को नंबर्स में रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो अब स्ट्रिंग की जगह आपके पास एक सिंगल इंटीजर है जिसको आप यूज़ कर सकते हो कि ये इस वर्ड आईडी की बात हो रही है। फिर आप उन वर्ड आईडीज़ की बेसिस के ऊपर अपने न्यूरल मॉड्यूल को देते हो वो नंबर्स। खैर वो तो आप वन हॉट करके देते हो, लेकिन वो तो फ़र्क नहीं पड़ता। खैर, अब एक अप्रोच है कैरेक्टर लेवल, जो आपको ठीक है, आपको कोई मे बी लाइक 50 समथिंग दे देगा, 70 समथिंग दे देगा, डिपेंड करता है आप क्या क्या चीज़ अलाउ कर रहे हो। ग्रामेटिकल सिंबल्स वगैरह अगर अलाउ कर रहे हो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। या फिर कुछ लोग पूरा एस्की का चार्ट ही डाल देंगे, तो फिर आप जितने भी 2 पावर 7 बनते हैं 128, 128, हाँ, 128 ही बनता है ना, हाँ ठीक है। वो उतने इंडस्ट्रीज़ के लिए उतना उतने की एक डिक्शनरी बना देंगे बेसिकली। अब मसला इसमें ये आता है कि जैसे मसला आप खुद ही बाद में देख लोगे, अभी के लिए बस इतना ही छोड़ देता हूँ कि वोकैबुलरी कुछ होती है, टोकनाइजेशन कुछ होती है। हमें क्लास में वर्ड लेवल बताई गई थी, अभी बाद में बताएंगे कि सब वर्ड क्यों यूज़ होते हैं। अच्छा, अब आप करते ये हो कि जब आपने वोकैबुलरी कर ली है डिफाइन, तो उसके बाद आपने वन हॉट एनकोडिंग कर दी है, इसके अंदर कुछ इतना मुश्किल नहीं है, आपने एआई लैब में किया हुआ है। अब इसके अंदर एक नया कॉन्सेप्ट आता है, जो डेंस एम्बेडिंग्स होती हैं और स्पार्स एम्बेडिंग्स होती हैं, इनके बीच में थोड़ा सा फ़र्क समझना पड़ेगा। अगर आपके पास लेट्स से 10,000 वर्ड्स की वोकैबुलरी है, ये काफ़ी छोटी है, आपकी पर्सनल ज़्यादा ही होगी, आपको ज़्यादा वर्ड्स पता होंगे इससे। क्योंकि इसके काफ़ी ज़्यादा बड़े सिमिलर वर्ड्स भी हैं, मतलब डोंट और डू वगैरह, उसके अलावा डूइंग, इस तरह की चीज़ें, तो काफ़ी ज़्यादा रिडंडेंसी आ जाती है। और आपके पास जो वेक्टर्स होंगे इन सबको जो आप न्यूरल नेट में दे रहे हो, उसके अंदर मे बी कोई एक यहाँ पे एक चीज़ वन होएगी और बकाया कोई
थाउजेंड्स ऑफ जीरोस होंगे। अब ये एक बड़ी इनएफिशिएंट रिप्रेजेंटेशन है किसी भी वर्ड की। ठीक है, आप न्यूरल नेट में डालते हो, उसका फ़ायदा ये होता है कि मतलब अगर आप ये ना करो, वन हॉट इनकोडिंग ना करो, आप अगर लाइक फिर आप इंडेक्स नंबर 9712 दे देते हो समथिंग, कि इस वाले वर्ड की बात कर रहा हूँ। होता ये है कि ये जितना बड़ा वर्ड होएगा वो उतनी ज़्यादा प्रेफरेंस उसको देगा, तो वो एक मसला आ जाता है। क्योंकि न्यूरल नेट के अंदर हो क्या रहा होता है, बस आप वेट्स के साथ मल्टीप्लाई करके एडिशन ही कर रहे होते हो ना, कुछ इतना खास तो नहीं हो रहा होता। तो ये एक मसला आ जाता है, इसलिए हम इसके लिए पहले वन हॉट करके ये स्पार्स वेक्टर्स यूज़ करता था। अब हम एक ऐसे मोड में आना चाह रहे हैं कि ये ना छोटा हो जाए वेक्टर, और इसके अंदर सारी चीज़ों के अंदर कोई मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन किसी तरह की नंबर्स में रिप्रेजेंट हुई हो। अब इसकी एग्जांपल यूजुअली ये दी जाती है कि आप वर्ड एम्बेडिंग्स को इमेजिन कर सकते हो कि एक एग्जाम्पल, इसको लेटेंट रिप्रेजेंटेशन कहते हैं, जो आपका न्यूरल नेट एक लोअर डायमेंशनल स्पेस के अंदर एक इनरिच्ड मीनिंग को इनकोड करने वाले न्यूमेरिक सीक्वेंसेस के अंदर आपकी चीज़ों को रिप्रेजेंट कर सकता है। तो एक एग्जांपल बड़ी दी जाती है कि अगर आपके पास किंग का लफ्ज़ है, क्वीन का लफ्ज़ है, और लाइक बेगर, इसकी एग्जांपल दी जाती है आमतौर पे। इनकी वर्ड इनकोडिंग्स कुछ इस तरह से हो सकती हैं कंप्रेस्ड, कि आप डिफाइन कर लो कि जो पहला वाला कॉलम है ना आ, आपके वेक्टर का, वो है अथॉरिटी कितनी है, और दूसरा वाला बताता है कि लाइक जेंडर क्या है। तो किंग के केस के अंदर लेट्स से जेंडर 1 हो गया, अथॉरिटी 1 हो गई, किंग क्वीन के अंदर अथॉरिटी 1 होगी, जेंडर 0 हो गया, बेगर के अंदर मे बी अथॉरिटी -1 होगी और जेंडर 1 हो गया, या फिर इनडिटर्मिनेट है तो मे बी 0.5 हो गया, क्योंकि फीमेल भी हो सकती है। तो इस तरह की रिप्रेजेंटेशन हम करना चाहते हैं। अब ऑब्वियसली ये आप कोई बंदा खुद बैठ के 500 डायमेंशनल वेक्टर्स के अंदर लेबलिंग थोड़ी कर रहा है। तो हम इस होप के साथ चलते हैं कि जादू से इस तरह की ही कोई चीज़ हो जाए, लेकिन जो हम करते हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट है। इस तरह की कंडेंस्ड रिप्रेजेंटेशन अचीव करने के लिए हम सेल्फ सुपरवाइज लर्निंग यूज़ करते हैं, क्योंकि इसके लिए इतना लेबल डेटा नहीं होता। हम चाहते हैं कि किसी तरह से एग्जिस्टिंग पैराग्राफ्स की बेसिस के ऊपर वो खुद ही सीख जाए सारा कुछ। तो इसको अचीव करने के लिए एक काम ये किया जाता है कि आप ना कोई बहुत बड़ा कॉर्पस लेते हो जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की डॉक्यूमेंट्स हैं, शेक्सपियर के प्लेज हैं, विकिपीडिया के आर्टिकल्स हैं, रेडिट के कमेंट्स हैं, ब्ला 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 ब्ला, और फिर आप उनके एक वर्ड पकड़ते हो, उसको एक न्यूरल नेटवर्क के अंदर डालते हो। ठीक है, ये वाला वर्ड यहाँ पे गया, और फिर आप उससे प्रिडिक्ट कराते हो कि इसके आगे क्या आएगा। ठीक है, या काफ़ी बार आप लाइक पूरे कॉन्टेक्स्ट के अंदर कर रहे होते हो, ये स्किप ग्राम विद नेगेटिव सैम्पलिंग वगैरह वाले आइडियाज़ हैं। मैं ज़्यादा वर्ड टू वेक की डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज पहले के एग्जिस्ट करते हैं। आई गेस लाइक मेरी एनएलपी की वीडियो भी में भी मैंने बताया ही था शायद। तो वर्ड टू वेक की डिटेल्स में नहीं जाएंगे, लाइक स्किप ग्राम विद नेगेटिव सैम्पलिंग वगैरह में, लेकिन ये जनरल आइडिया है। अब जब ये मॉडल इस ऑब्जेक्टिव के ऊपर ट्रेन हो जाएगा ना, हम इसको डिफाइन इस तरह से करेंगे कि शुरू में तो वन हॉट वेक्टर्स ले रहा है और प्रिडिक्ट सारे टोकन्स को ही कर रहा है, लेकिन इसके अंदर एक किस्म की बॉटल नेक लेयर होगी जिसके अंदर जानबूझ के हमने कम न्यूरॉन्स लगाए होंगे। तो यहाँ पे आपके पास एक बड़ा सा वेक्टर जाएगा और वो कुछ छोटे वेक्टर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपके अगर इनपुट न्यूरॉन्स हैं, ये आपके हिडन न्यूरॉन्स हैं, और ये आपके आउटपुट न्यूरॉन्स हैं। तो हम हिडन न्यूरॉन्स का काउंट कम रखते हैं, कोई 200 या 100 वगैरह वगैरह, और उसके अंदर सारे तो कनेक्ट हुए होते हैं, लेकिन अब इस एक हिस्से ने इस तरह की आउटपुट देनी है कि वो जादू से किसी तरह से प्रिडिक्ट भी कर दे कि इसके आगे क्या आना है। तो इसके पीछे काफ़ी ज़्यादा लाइक हिस्ट्री आ जाती है कि लाइक मार्कोवियन असम्पशंस, पता नहीं क्या क्या क्या, और लाइक यू नो अ वर्ड बाय द कंपनी इट कीप्स वगैरह, इस तरह के आइडियाज़। लेकिन इससे होता ये है कि आपको अगर ये क्लासिफिकेशन टास्क के ऊपर सही से फिट हो जाए, अगर ये सही से नेक्स्ट टोकन प्रिडिक्शन कर लेता है, तो आप इसी चीज़ की ये वाले आउटपुट्स को अपनी एम्बेडिंग्स बना सकते हो। ठीक है, या कुछ लोग आगे वाले वेट्स ले लेते हैं, उनको इन्वर्स कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादा मेरा ख्याल है ये वाले लेना पसंद करेंगे। खैर,
अब वर्ड टू वेक जो है इसके अंदर दो वेरिएशंस हैं, एक है स्किप ग्राम और दूसरी कंटिन्यूस बैग ऑफ वर्ड्स। इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, इंटरेस्टेड हो तो लाइक एनएलपी की वीडियोस देख लेना। मैं उसके अलावा किसी और चीज़ में की बात करना चाहता हूँ, क्योंकि वर्ड टू वेक पब्लिश हुआ था 2013 के अंदर। आ, ये अच्छा था, लेकिन इसके बाद एक आया था ग्लोबल वेक्टर्स। ये भी इतना भी कोई ख़ास नहीं है, लेकिन ये बेसिकली एक रिस्पॉन्स था वर्ड टू वेक का। उसी के आइडिया को थोड़ा और रिफाइन किया था इन्होंने। अब इसकी इंटरनल डिटेल्स तो वैसे मैंने भी देखने का बारा नहीं, क्योंकि बाद में जाके ना ग्लोव भी जो है ना वो भी ओवरशैडो हो गया था आगे वाले मॉडल से। लेकिन चूंकि मुझे एनएलपी में ये चीज़ें पढ़ाई हुई थी, तो मैं चाह रहा था कि मैं एक बार ही इम्प्लीमेंट कर लूँ। तो ये वही आइडिया है कि आपके पास एक कॉन्टेक्स्ट विंडो होती है, उसके अंदर से आप नेगेटिव सैम्पलिंग का कॉन्सेप्ट है कि आप एक पॉजिटिव सैंपल लेते हो और एक नेगेटिव सैंपल लेते हो कि क्या चीज़ इन कॉन्टेक्स्ट है, और मे बी आप कोई 4 नेगेटिव सैंपल्स ले लोगे। तो ये उसका ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव होता है। मेरा वैसे दिल नहीं कर रहा समझाने का, लेकिन मैं बता ही देता हूँ एहतियातन कि जैसे ये सेंटेंस है, नेगेटिव सैम्पलिंग की अगर हम बात करें, नेगेटिव सैम्पलिंग क्या होती है, तो नेगेटिव सैम्पलिंग के अंदर यूजुअली एक पैरामीटर होता है के, कि कितने नेगेटिव सैंपल्स आपने लेने हैं। लेट्स से 3 लेने हैं। अब इसके अंदर पॉजिटिव सैंपल होंगे जो आपकी कॉन्टेक्स्ट विंडो के अंदर आ रहे हैं। लेट्स से मैं इसको कहता हूँ कि ये मेरा पॉजिटिव सैंपल है, मैंने रैंडमली इनमें से कोई एक सिलेक्ट कर लिया, ये मेरा पॉजिटिव सैंपल है। अब मैं पूरी वोकैबलरी में से कोई भी वर्ड चूज कर सकता हूँ, जो मेरे पास पूरी एक्सटेंडेड वोकैबलरी का टेबल बना हुआ था इस तरह से करके। लेट्स से कोइंसिडेंटली मैं ये वाला वर्ड ले लेता हूँ, द ले लेता हूँ, और इसको कहता हूँ ये मेरा नेगेटिव सैंपल है जो कॉन्टेक्स्ट विंडो में नहीं आया था। इसी तरह से एक और ले लेता हूँ और एक और ले लेता हूँ। इसके अंदर मेजॉरिटी जो सैंपल्स मैं यूज़ करूँ वो नेगेटिव सैंपल हैं, इसलिए इसको नेगेटिव सैम्पलिंग कहता है। तो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स ने प्रूव किया था कि ये एक ज़्यादा अच्छी अप्रोच है एज अपोज टू कि आप सारे डालना शुरू कर दो ये वाले और सारे ये वाले ना यूज़ करो एक्सेट्रा। क्यों? और आप खाली इनको नहीं यूज़ करते, आप पूरी वोकैबलरी में से रैंडम सैम्पलिंग करते हो। ठीक है, तो उसका फ़ायदा ये होता है कि कोई ऐसा वर्ड है जो इस सेंटेंस में नहीं आया, आप उसको भी इससे दूर करना सिखा रहे हो कि द एक बुरी एग्जांपल है, लेकिन लेट्स से क्विक का वर्ड जो है, या फिर ज़्यादा अच्छी एग्जांपल होती है कि अगर फॉक्स के ऊपर, फॉक्स को भी हम ट्रेन करें कि फॉक्स की क्या एम्बेडिंग होनी चाहिए। इसको एम्बेडिंग कहते हैं बाय द वे, कि लाइक एक हाई डायमेंशनल स्पेस के अंदर किस तरह से रिप्रेजेंट हो रहा है। खैर, अच्छा, नेगेटिव सैम्पलिंग की हमने थोड़ी सी बात कर ली है, ट्रेनिंग सैम्पल्स किस तरह से बनाते हैं उन्होंने थोड़ा सा विजुलाइज भी करवा दिया। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं रेकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स की। अब ये बड़ा सिंपल आइडिया है, इसके अंदर कुछ इतनी खास बात नहीं है। ये यही है कि आपने अगर एक इनपुट वेक्टर लिया है, उसके बाद आपने यूजुअली आपके पास ये होता है ना कि इनपुट वेक्टर दिया, हिडन स्टेट के पास गया, आ गया आउटपुट वाले न्यूरॉन्स के पास चला गया। इसके अंदर बस ट्विस्ट ये है कि अगली बार जब आप इस न्यूरल नेटवर्क को चलाओगे ना, आप लास्ट हिडन स्टेट भी ना फीड कर रहे हो एज एन इनपुट। ठीक है, उस वाली हिडन स्टेट को। तो इस हिडन स्टेट का जो बबल है, इसको दो इनपुट्स मिल रही हैं, एक एक्स मिल रही है और एक लास्ट एच मिल रही है। तो आइडिया ये है कि जिस तरह से आप सेंटेंस के अक्रॉस आगे जाते जाओगे, ये जो हिडन स्टेट है ना, ये कोई कंटिन्यूअस मैसेज कैरी करेगी जो पूरे कॉन्टेक्स्ट के बारे में बता सकेगी जो पहले हो चुका है। तो इस तरह से हम ये कर सकते हैं कि आपको ना कि ये करना पड़े कि आप 3 वर्ड्स बार बार अपने न्यूरल नेटवर्क को दो कि मैं पहले ऊपर ये वाला वर्ड दूंगा, ये वाला दूंगा, ये वाला दूंगा। आप खाली एक वर्ड एट अ टाइम देते हो, लेकिन आपके पास एक पूरा कॉन्टेक्स्ट वेक्टर आ रहा होता है जो सारी पिछली इंफॉर्मेशन कैरी ऑन कर रहा होता है। तो RNNs की भी टाइप्स हैं, वन टू मैनी, मैनी टू वन। वन टू मैनी जो है उसके अंदर आप शुरू में एक टोकन देते हो और आगे से जो इसकी आउटपुट है उसी को अगली इनपुट बना देते हो, और इसको कहते हैं ऑटो रिग्रेशन। ठीक है, अब इसी तरह से मैनी टू वन है, आप आउटपुट को इग्नोर करो और आप बस बारी बारी सारे टोकन डाली जाओ। कॉन्टेक्स्ट वेक्टर जो आपका आ रहा है हिडन स्टेट के थ्रू, उसका फ़ायदा ये होगा कि पूरे सेंटेंस की इंफॉर्मेशन इसने किसी तरह से इनकोड कर दी होगी, और एंड पे जाके ये क्लासिफिकेशन वगैरह के लिए यूज़ हो सकता है। तो अगर आप मे बी एक स्पैम क्लासीफायर बना रहे हो कि स्पैम और नॉट स्पैम, तो उसके लिए आप ये यूज़ कर सकते हो कि आप पूरा लाइक वर्ड बाय वर्ड डाली जाओ, डाली जाओ, डाली जाओ, और एंड पे आउटपुट देखो जो पूरा आपने पूरी ईमेल डाल दी है फॉर एग्जांपल। उसके अलावा मैनी टू मैनी होते हैं जिसके अंदर आप हर टोकन के लिए साथ साथ आउटपुट देखते रहते हो और वो मीनिंगफुल होती है।
तो ये कुछ तरीके हैं आरएनएन्स को इस्तेमाल करने के, वन टू वन को इग्नोर करो। इसी तरह से स्टैक्ड आरएनएन्स होते हैं, मल्टीपल लेयर्स डाल दिए। एलएसटीएम्स होते हैं जो लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसीज के लिए ज़्यादा अच्छे होते हैं, एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट वगैरह के मसले नहीं होते, वैनिशिंग ग्रेडियंट के मसले नहीं होते उतने ज़्यादा। आ, इसी तरह बाई डायरेक्शनल वेरिएंट्स हैं। ये सारी चीज़ों को आपको इतना समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पाईटॉर्च के अंदर ये सारी चीज़ें एक लाइन से हो जाती हैं। आ, आपके पास आर एन एन वाली जो मॉड्यूल हैं उनके अंदर आपके पास आर एन एन भी है, एल एस टी एम भी है, जी आर यू भी है। अम, आप अगर एक आर एन एन के कंस्ट्रक्टर में जाओगे ना और उसको बताओगे कि लाइक बाई डायरेक्शनल इक्वल्स टू, वो खुद ही से इस तरह से कर देगा। आप अगर उसको कहोगे लेयर्स इक्वल्स टू, वो खुद ही से इस तरह से स्टैक्ड बना देगा अंदर। तो आपको नहीं उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत, ये सारा कुछ बना पड़ा हुआ है। आपको बस देखने का अच्छा यूज़ कैसे करते हैं वगैरह, और कौन सा वाला कब यूज़ करना। तो ये थोड़ी सी बातें हैं। अब मैंने अपने प्रोजेक्ट के लिए सोचा था कि मैं एक मैनी टू एक बेसिकली इसको ट्रांसडक्शन कहते हैं इस टास्क को, ट्रांसड्यूसिंग वगैरह, कि आपके पास पहले ये कंस्ट्रेंट थी कि आपके पास जितने टोकन्स हैं आप उतनी आउटपुट्स देख लो, या फिर आप एंड पे आउटपुट देख लो, या फिर आप बस एक टोकन डालो वगैरह, इस तरह से कर सकते हो। अब मैनी टू मैनी जो आर एन एन होते हैं ना, उसके अंदर कंस्ट्रेंट ये है कि जितना इनपुट सीक्वेंस था उतना ही आउटपुट सीक्वेंस हो, या फिर आप हर दूसरे को पकड़ लो लेकिन वो इनकन्सिस्टेंट हो जाएगा। तो ये सही से वेरिएबल साइज चीज़ें नहीं आपको करने देते। तो एक इसका मज़े का तरीका है सॉल्व करने का, वो है सेक टू सेक मॉडल, जिसके अंदर आप एक मैनी टू वन आर एन एन लेते हो और एक वन टू मैनी आर एन एन लेते हो, और आप इसके अंदर एक शेयर्ड कॉन्टेक्स्ट वेक्टर डाल देते हो। तो इसके बारे में भी एनएलपी हमने काफ़ी ज़्यादा बात की हुई है। मैं ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा हर चीज़ के, क्योंकि ये चीज़ें अक्सर लोगों ने देखी होंगी। अम, मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे जाके ये चीज़ें इस्तेमाल होने। तो ये जो मैनी टू वन आर एन एन होता है, अम, इसके अंदर बेसिकली ये होगा कि आपके पास मे बी इंग्लिश के अंदर कोई चीज़ जा रही है, आई एम समथिंग, ठीक है, और ये इस तरह से आपके पास मुख्तलिफ टाइम स्टैम्प्स के ऊपर आगे जाता जा, और एंड पे आपने उसकी हिडन स्टेट देख लिया। अब ये जो हिडन स्टेट है ना, इसके अंदर इस पूरे सेंटेंस का, अब यूजुअली इसके अंदर कुछ स्पेशल टोकन्स भी डालते हो कि ये स्टार्ट ऑफ सीक्वेंस है और ये एंड ऑफ सीक्वेंस है, ताकि आपका मॉडल वो भी सीख ले, उसको स्पेशल टोकन्स कहते हैं इनको। तो उसके बाद जब आपके पास जैसे ही सेंटेंस ख़त्म होता है, आप फिर एक दूसरे आर एन एन पे चले जाते हो, जिसको आपने शुरू में सिर्फ एक इनपुट देनी है, स्टार्ट, ठीक है। अब ये कोई प्रिडिक्शन करेगा कि इसका पहला लफ्ज़ है मैं, मतलब ये अक्सर बार मशीन ट्रांसलेशन के लिए यूज़ होता है, समराइजेशन के लिए यूज़ होता है, जिसके अंदर डिफरेंट किस्म की लेंथ्स की चीज़ें हो सकती हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि एक इंग्लिश का सेंटेंस और उर्दू की उसकी ट्रांसलेशन उनकी लेंथ सेम हो। तो इस तरह के टास्क के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं ये। खैर इससे बेहतर मॉडल्स आ गए हैं, लेकिन इसी प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है वो। अ, अब ये इसके अंदर एक आइडिया ऑटो रिग्रेशन का, कि जो आउटपुट थी ना अगली बार वही इनपुट बन जाएगी, और उसके बाद एक नई प्रिडिक्शन आएगी, और इस तरह से आप जनरेट करते जाओगे जब तक आपका मॉडल खुद आ, ये \s का सिंबल नहीं प्रिंट करता कि अब रुक जाओ, ठीक है, सेंटेंस पूरा हो गया। तो इस तरह से आपका मॉडल ये भी सीखता है कि एक सेंटेंस कब ख़त्म होता है, एक सेंटेंस कब शुरू होता है, शुरू होने के बाद क्या हो सकता है, इस कॉन्टेक्स्ट वेक्टर की बेसिस के ऊपर। तो ये एक सेक टू सेक मॉडल होता है। अब मैंने जो बनाया था उसके लिए आपको कुछ स्पेशल टोकन्स चाहिए, उनमें से एक स्टार्ट है, एंड है, अननोन और पैड। अननोन इसलिए क्योंकि काफ़ी वर्ड्स ऐसे भी हो सकते हैं जो आपकी वोकैबुलरी के अंदर नहीं है, तो अननोन वर्ड्स होते हैं। आप हर वर्ड के लिए न्यूरॉन तो नहीं बना सकते। तो हमने एनएलपी में सारा कुछ इसी तरह से पढ़ा था। अब मैंने जब ये बनाने बैठा ना, तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं प्री ट्रेंड ग्लव की एम्बेडिंग्स ले लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना डेटा और इतना टाइम नहीं है कि मैं वो सेल्फ सुपरवाइज लर्निंग का टास्क कोई 40 बिलियन डॉक्यूमेंट्स पे खुद ही करूँ। ठीक है, किसी और ने पहले का कर दिया होगा, मैं वो यूज़ कर सकता हूँ। तो ये एक ये जो ग्लूव की अपनी साइट है, उसके अंदर यहाँ पे विकिपीडिया को उन्होंने क्रॉल करके 11.9 बिलियन यूनिक टोकन्स के ऊपर, यूनिक टोकन्स नहीं, ख्याल टोकन्स के ऊपर ट्रेन किया हुआ है, जिसकी वजह से आपको एक 1.2 मिलियन की वोकैबुलरी के लिए एम्बेडिंग्स मिल रही हैं मल्टीपल वेरिएंट्स में, एक 100 डायमेंशन में, 200 डायमेंशन, 50 डायमेंशन, और 300 डायमेंशन भी वैसा। खैर, तो
जितना ज़्यादा बड़ा वेक्टर होगा उतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वो अच्छी इनकोड कर पाएगा, लेकिन उतना ज़्यादा अच्छा जीपीयू वगैरह चाहिए होगा। मैं सारा कुछ लोकली कर रहा था 1080 पे अपने, जो कि थोड़ा पुराना जीपीयू है, और उसकी रैम भी 8 GB है। शेयर्ड मेमोरी थोड़ी सी ज़्यादा है तो उससे थोड़ा सा कवर हो जाता है। इसलिए ये प्रोजेक्ट इतना मुश्किल नहीं था मेरे लाइक जीपीयू के लिए इनिशियली, जब तक मैंने एक चीज़ रियलाइज़ नहीं की। अब इसके अंदर 1.2 मिलियन की वोकैबुलरी है। अब अभी तक जो हम सारी चीज़ें देखते जा रहे हैं कि आपने एंड पे एक टोकन प्रोटेक्ट कर देना है, आपने वोकैबुलरी टोकन प्रोटेक्ट कर देना है। अब आप खुद अंदाज़ा लगाओ 1.2 मिलियन न्यूरॉन्स हैं। इसके पीछे अगर आप 300 डायमेंशन का भी कोई मॉडल लगाया हुआ है तो ये बन जाते हैं 300 इंटू 1.2 मिलियन पैरामीटर्स, खाली एक लेयर के लिए। इस लेयर से इस लेयर पे आने के लिए आपको बेसिकली कितने कितने बनते हैं ये, मेरा ख्याल है 300 मिलियन समथिंग, 300.6 मिलियन पैरामीटर्स चाहिए होंगे। और ये सारे ग्रेडियंट डिसेंट की जिम्मेदारी है कि उसने ट्रेन करना है, और ये सिर्फ एक लेयर में है। तो ऑब्वियसली हम ये सारों में नहीं कर सकते, तो हम ये करते हैं कि जो ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज्ड वर्ड्स हैं हम उनको फिल्टर कर लेते हैं और बकाया सबको अननोन बना लेते हैं। ये तो वैसे भी एक लिमिटेड वोकैबुलरी है 1.2 मिलियन की। हम अपनी मर्जी के कुछ और निकाल देते हैं अपने हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स को मद्देनजर रखते हुए। एक ये अप्रोच थी। तो ये मैंने जब इसकी फ़ाइल खोली इस तरह से थी कि लाइक कॉमा, उसके बाद स्पेस, ब्ला 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 ब्ला। अब मैंने जब ये पार्स करने की कोशिश की ना, पैंडस जो है उसको 20 मिनट लगते थे ये खाली फाइल रीड करने के लिए। अम तो जबकि पैंडस सी में लिखा हुआ है तो फिर वो ज़्यादा तेज़ ही होगा पाइथन से, असूलन तौर पे। लेकिन पैंडस खाली सिंपल फाइल रीडिंग इस टास्क के लिए नहीं करता, वो एक बड़ी जनरलाइज किस्म की लाइब्रेरी है। उसके अंदर बहुत ज़्यादा लाइक डेटा टाइप इन्फ्रेंस वगैरह का ओवरहेड होता है, बार बार कन्वर्जन्स का ओवरहेड होता है, जिसकी वजह से मेरी पाइथन की इम्प्लीमेंटेशन 8 मिनट्स में चल रही थी, जबकि पैंडस वाली 20 में चल रही थी। आ, उसके बाद मुझे थोड़ी देर में पता चला कि एक टॉर्च टेक्स्ट की लाइब्रेरी है जो पाईटॉर्च की ही बनाई हुई है। उसके अंदर डॉट वोकैप डॉट ग्लव है, जो अप्रॉक्सीमेटली 3 मिनट्स के अंदर सारा कुछ इंपोर्ट कर देता है। तो मैंने कहा चलो यार ये तो बहुत अच्छा है, मुझे यही यूज़ करना चाहिए। अब मैं अगर आपको थोड़ा सा दिखाऊं इसकी डॉक्यूमेंटेशन, तो आप शायद समझोगे कि कन्फ्यूजन कहाँ पे आई। मैं इसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ रहा हूँ और मैंने कहा अच्छा ये ग्लव है, ठीक है। मैंने क्लाइंट से पूछा अब मैं इसका करना क्या है, अभी मैं डॉक्यूमेंटेशन में कुछ लिखा ही नहीं हुआ इसका। तो उसने बताया कि अच्छा आप इस तरह से कर सकते हो, इस तरह से कर सकते हो। तो मैं कहा चलो ठीक है। अब मैं ये डॉक्यूमेंटेशन ऊपर से पढ़ी थी, मैंने यहाँ पे देखा था कि कुछ जगहों पे A to I वगैरह लिखा हुआ है, I to S वगैरह। अब मेरे दिमाग में आ रहा था जो OS के अंदर आपके पास A to I होता है ना, ASCII टू इंटीजर, जो कमांड लाइन पार्सिंग के लिए हम यूज़ करते हैं, ये उस तरह के कोई फाइल रीडिंग के लिए हेल्पर्स हैं। लेकिन बाद में जाके मुझे पता चला कि ये एक्चुअली आपकी स्ट्रिंग को एक इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए, तो S to I, स्ट्रिंग टू इंटीजर। अब इसकी वजह से मैं बड़ा कंफ्यूज हो गया था और मुझे कोई तरीका नहीं मिल रहा था जिससे मैं कर सकूं। तो मैंने बेसिकली टॉर्च टेक्स्ट की ही चीज़ खुद से बना ली थी, और वो सारा कुछ बहुत स्लो चल रहा था, जिसकी वजह से मेरा बड़ा टाइम ज़ाया हुआ था। उसकी वजह यही है कि इनकी डॉक्यूमेंटेशन इतनी अच्छी नहीं थी। आ, इतनी क्योंकि लाइक आप ये पेज देख रहे हो, ये लाइक रीडेबल नहीं है इतना वैसे। खैर, um, बाद में जाके मुझे ये भी जब पता चला ना कि टॉर्च टेक्स्ट अब डेप्रिकेटेड है, अब वो डेवलपमेंट उन्होंने छोड़ दी हुई है, और उसके बाद वो उसको ठीक करने के लिए भी कभी हाथ नहीं लगाएंगे। तो मैं कहा कि यार वैसे मैं ये यूज़ ही क्यों कर रहा हूँ, चलो मैं खुद ही बनाता हूँ। फिर मैंने जब खुद बनाया तो मैंने नोटिस किया कि मैंने लिटरली टॉर्च टेक्स्ट में जो चीज़ें हैं वही बना दी हैं फिर से। तो मैंने कहा चलो यार मैं ज़्यादा तेज़ कर लेता हूँ कि मुझे बार बार ये नोटबुक के अंदर रन करना पड़ रहा है, तो मैं फिर उसके ऊपर आ गया। अब एक कंफ्यूजिंग चीज़ थी मेरे लिए, आ, दो तीन कंफ्यूजिंग चीज़ें थी। टॉर्च टेक्स्ट के अंदर, वो सॉरी, ग्लव की एम्बेडिंग्स के अंदर स्पेस वाले टोकन्स भी थे, मतलब मल्टी वर्ड टोकन्स। तो उन्होंने वर्ड टोकनाइजेशन नहीं की हुई थी, उन्होंने कोई और ही साइंस लगाई हुई थी। तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था। उसके अलावा एक चीज़ थी कि मैंने ना जिस तरह से NLP में हमें हमेशा करते थे, एंगुलर ब्रैकेट्स S और एंगुलर क्लोज ब्रैकेट S की बेसिस के ऊपर हम स्टार्ट और एंड करते थे। मैंने इसी को अपने स्पेशल टोकन्स की तरह यूज़ किया, तो मैंने देखा कि एक बहुत सिंपल
फॉर लूप के अंदर अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आ रहा था। वो वजह ये थी कि उन्होंने मार्कडाउन वाले एस को और मार्कडाउन वाले क्लोज स्ट्राइक थ्रू को भी एम्बेड किया हुआ था, जिसकी वजह से मुझे और ज़्यादा टाइम आया हुआ। तो मेरा जितना प्लान था उसके ऊपर उससे ज़्यादा टाइम मुझे खाली डेटा के साथ ही लग गया था। खैर, इन सारी चीज़ों को करने के बाद, टोकनाइजर वाले मसलों के बाद, जब मैंने मॉडल डिफाइन किया तो वो बहुत इजी था। मतलब इसके अंदर ये टॉर्च डॉट एन एन डॉट आर एन एन मैंने कॉल किया है। मैंने उसको बता दिया कि आपको ये इनपुट मिलेगी, आपने इस फॉर्म की आउटपुट देनी है, और आपको पहली जो टेंसर की डायमेंशन होगी वो बैच होगी, क्योंकि पाई टॉर्च के जो पुराने वाले आर एन एन हैं वो टी बी डी एक्सपेक्ट करते हैं टेंसरशिप, जबकि मेरे पास बी टी डी थी। तो मैं ट्रांसपोज करके भी दे सकता था, लेकिन बैच फर्स्ट का फ्लैग है तो वो यूज़ कर लो। um, खैर, मैंने इस तरह से अपने दोनों आर डिफाइन कर लिए, और एक के अंदर एक एक्स्ट्रा क्लासिफिकेशन लेयर डाल दी। अब मैंने जब इसको रन किया ना, एक वोकेबलरी लिमिट भी अप्लाई कर दी हुई है, एक रीजनेबली स्मॉल कॉन्टेक्स्ट वेक्टर डायमेंशन में हूँ मैं, और मैं मैक्स समरी लेंथ भी इनकोड कर दिया कि वो ट्रेनिंग के वक्त मसला ना हो। आ, ये बन रहे हैं कोई 1 2 3 4 5 6 154 मिलियन ट्रेनेबल पैरामीटर्स। इन सारे कट्स के बाद मैंने वोकेबलरी को 1.2 मिलियन से 250,000 पे ले गया हूँ, और उसके बावजूद 2 पावर 4 कितना बनता है? 2 1, एक सेकंड, हाँ, 2 4 8 16 16 डायमेंशनल वेक्टर, जबकि आमतौर पे हम 200 की बात कर रहे होते हैं। तो अगर 16 पे ये हाल था, जब मैं 300 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हाल होगा? तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था मेरे लिए कि भाई फिर बनाते कैसे हैं इस तरह के मॉडल्स। तो मैंने जब इसको बहुत छोटी वोकैबलरी में चलाया, ये मैं ट्रेन करता तो मुझे बार बार अंक 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 हर चीज़ पे देता रहता, क्योंकि तब एक रीजनेबल स्ट्रैटेजी थी, क्योंकि उसकी वोकैबलरी इतनी छोटी थी कि सारे ट्रेनिंग डेटा के अंदर उसको अंक ही नज़र आ रहा है कि ये भी अननोन है, ये भी अननोन है, तो मैं भी हमेशा अननोन ही प्रिंट करी जाऊंगा। तो 90% चांस है कि मैं सही हूँ। तो जब मैंने इसकी वोकैबलरी लिमिट थोड़ी बढ़ाई तो मेरे जीपीयू की मेमोरी से थोड़ा ज़्यादा हो गया। तो इस सब के बाद जाके मुझे पता चला कि जो एनएलपी में हमें बताया गया था ना, कि वर्ड टोकनाइजेशन की एग्जांपल्स देके, वो सिर्फ समझाने के लिए था। असल में हम हमेशा सब वर्ड टोकनाइजेशन करते हैं। अब सब वर्ड टोकनाइजेशन किस तरह से करते हैं, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है कुछ केसेस के अंदर, लेकिन इसका एक तरीका काफ़ी आसान है, उसकी बात हम करते हैं। लेकिन उसके अलावा कुछ और छोटी मोटी बातें, आ, जो और मैं चीज़ें इसके अंदर चेंज कर सकता था वो ये था कि आप लर्निंग रेट इसका कम रख लेते। ठीक है, लर्निंग रेट कम रखने का फ़ायदा ये था कि ज़्यादा अच्छे, लाइक, अब एक मसला आता है डीप लर्निंग के अंदर। मसला ये आता है कि हर चीज़ बहुत सेंसिटिव होती है। आप ज़ीरोज़ और वंस के बीच में जब काम कर रहे होते हो ना, कि 0.001 0.00001, तो हल्का पुल्का डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस के इफेक्ट करता है। तो ये जो डिफरेंट किस्म के टास्क होते हैं उसके ऊपर डिफरेंट किस्म के लर्निंग रेट्स ज़्यादा सूटेबल होते हैं। डिफरेंट किस्म के बैच साइजेस, डिफरेंट किस्म के एल आर स्केड्यूल्स, इस तरह की चीज़ें बहुत इफेक्ट करती हैं ट्रेनिंग को। ठीक है, वरना असूलन तौर पे तो आप इमेजिन करो कि बैच साइज अगर आप बहुत ज़्यादा बढ़ा दो तो फिर अच्छा ही मॉडल बनेगा, लेकिन अगर आप बहुत ही बड़ा बैच बना दो तो फिर वो उतनी ज़्यादा एज केसेस को हैंडल करना नहीं सीख पाता जितना वो कर सकता। आप उस मॉडल को उसकी पूरी कम्प्लेक्सिटी के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे। आप उससे सिंपल मॉडल से भी उतना काम करवा सकते हो, अगर आप सारी ट्रेनिंग कोई 600 के बैचेस पे करा रहे हो, क्योंकि तब तक सारी जो इंटरेस्टिंग और मुश्किल एग्जांपल्स हैं वो इतनी डायलेट हो जाती हैं एवरेजिंग की वजह से कि उसका लॉस फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो हर टास्क के लिए डिफरेंट होता है, तो इसका हल ये है कि आप जो रिसर्च हुई हुई है, जो लोगों ने अपने जीपीयू सड़ा के हज़ार हज़ार बार रन करवा लिया हुआ है, आप उनके हाइपर पैरामीटर्स कॉपी कर लो। ठीक है, तो ये इसका एक तरीका होता है। वरना मुझे बड़ी अजीब चीज़ लगती है कि आप एक क्लैंकर से कह रहे हो कि यार ये मुझे खुद ही लर्निंग रेट बता दो, और आपको पता ही नहीं है कि आपने क्यों रखा हुआ। मेरा ख्याल है ज़्यादा अच्छी अच्छी बात होगी कि अगर आप जिस प्रॉब्लम के ऊपर काम कर रहे हो, और अगर आपका कोई भी डीप लर्निंग का प्रोजेक्ट है, हमेशा मेरा ख्याल है यही होना चाहिए कि आप उसके रिलेटेड जो पहले का काम हुआ हुआ है, जो पब्लिक इन्फॉर्मेशन है, उसको इस्तेमाल करके आप वो हाइपर पैरामीटर्स यूज़ कर लो। खैर, जहाँ तक ट्रेनिंग की बात है, दूसरे लोगों के जीपीयू का फ़ायदा उठाने की बात है, काफ़ी जो
सबसे अच्छी जो टोकनाइजेशन होती है ना, वो होती है BERT से। अब ट्रांसफॉर्मर्स वगैरह की बात हम थोड़ी देर बाद में करेंगे, क्योंकि अभी एक ट्रांसफॉर्मर्स वाले प्रोजेक्ट की बात करनी है हमने आगे। लेकिन सरसरी सी बात यह है कि BERT के अंदर ना उन्होंने ना ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव इस तरह से किया हुआ है कि वो इनपुट देने से पहले ना कुछ वर्ड्स को रैंडमली मास्क कर देते हैं, कुछ वर्ड्स को रैंडमली चेंज कर देते हैं, ताकि आपका मॉडल खुद ही इतना रिजिलियंट बन जाए कि वो चीज़ें कर सके। और उसको बहुत ज़्यादा डेटा के ऊपर प्री ट्रेन करते हैं, ताकि वो आगे जाके दूसरे टास्क के ऊपर रीयूज़ हो सके। अब यही आपको एक इतनी इनरिच्ड रिप्रेजेंटेशन देता है कि आपको किसी ग्लव या वर्ड टू वे की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि एसएसएल का ऑब्जेक्टिव एक ट्रांसफार्मर के ऊपर रन किया गया होता है। और ट्रांसफार्मर्स ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं और ज़्यादा अच्छे हैं सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म की वजह से, वो बाद में हम बात कर लेंगे। लेकिन ये डेटा ऑगमेंटेशन का हम बड़ा यूज़ करते हैं, और उसकी बेसिस की वजह से वो, जब आप ऑगमेंटेशन इस तरह की करते हो, वो फोर्स होता है मॉडल कि वो कॉन्टेक्स्ट यूज़ करे अपना, और उस कॉन्टेक्स्ट को इफेक्टिवली इनकोड करे, और उसकी बेसिस के ऊपर इनरिच्ड रिप्रेजेंटेशन प्रोड्यूस करे। खैर, उसके बाद और भी चीज़ें होती हैं आरएनएन्स वगैरह के लिए। एक है कि आरएनएन ने अगर कोई चीज़ कमिट कर ली है ऑटो रिग्रेशन के अंदर, कि उसने आई के बाद एम कह दी है, तो अब वो वापस नहीं कर सकता, उसको अंडू नहीं कर सकता। लेकिन हो सकता है कुछ केसेस के अंदर कि उसने पहले आई आई की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा थी, लेकिन जब आप उसके आगे चीज़ें स्ट्रिंग टुगेदर कर जाते हो, उसकी जो एंड करके प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 गिवन x0, प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 गिवन x1 एंड x0, इस तरह से जब आप चेन टुगेदर करते जाते हो, उसकी क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी जो है ना उस पूरे सीक्वेंस की, वो ऑप्टिमल नहीं है। ऑप्टिमल प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए अक्सर बार जो स्ट्रैटेजी यूज़ की जाती है वो बीम सर्च रिकॉर्डिंग है। उसके बारे में आप अगर इंटरेस्टेड हो तो वो एनएलपी वाली वीडियो देख लो, उसके अंदर मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। खैर, अब जहाँ तक टोकनाइजेशन की बात है, टोकनाइजिंग के अंदर जो सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी मुझे लगी है ना, काफ़ी ज़्यादा इधर उधर चीज़ें देखने के बाद, वो इस वीडियो में नज़र आए थे। ये बंदा काफ़ी फेमस है, क्योंकि ये बहुत अच्छे आ, तरीके से ये सारी कॉम्प्लेक्स टोकनाइजेशन वाली चीज़ें एक्सप्लेन इसने की हुई हैं। इसकी पूरी न्यूरल नेट की भी सीरीज़ है जो काफ़ी लोग ग्लेज़ करते हैं, मैंने कभी देखी नहीं है, लेकिन इस बंदे को ग्लेज़ बहुत करते हैं लोग। ये वीडियो लेकिन अच्छी थी। इसके अंदर जो मेजर, मेरा ख्याल है, अच्छी बात की थी, मैं सारी वीडियो समराइज़ करने नहीं बैठा, मैं बस जो हमारे लिए अहम है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अगर किसी ने देखना है पूरा तो देख लो। उसके अंदर उसने जीपीटी का कोड खोल के दिखा दिया कि जीपीटी के अंदर किस तरह से हो रहा होता है। मैं इतना डिटेल में नहीं जाने वाला। बेसिकली ये जो आप डे टू डे व्हाट्सएप वगैरह यूज़ कर रहे होते हो, उसके अंदर इमोजीज भी होती हैं, उसके अंदर डिफरेंट लैंग्वेजेस भी आप लिख सकते हो। लेकिन जो हम सी वगैरह में पढ़ते हैं, हम खाली एस्की की बात कर रहे होते हैं। एस्की एक 7 बिट इनकोडिंग स्कीम है, लेकिन यूनिकोड जो है ना, उसके अंदर मल्टीपल इनकोडिंग स्कीम्स आ जाती हैं, जो बेसिकली एस्की का सुपर सेट है। तो उनमें से जो हमारे लिए सबसे रेलिवेंट है वो UTF-8 है, वरना तो UTF-32 और 16 भी एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन हम 8 की बात करेंगे। UTF-8 एक वेरिएबल लेंथ इनकोडिंग है, जो अगर पहला मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 0 है तो आगे ASCII वाला टेबल ही चला देता है, और अगर 1 है तो उसके केस के अंदर वो ये सारा जो प्रोसीजर है कि 1 1 0 1 0 ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये कुछ स्पेशलिस्ट ने कोड सेट किए हुए हैं जो उसको बता देता है कि कितने लेंथ का होगा, तो इस तरह से उन्होंने वेरिएबल लेंथ हैंडल किया हुआ। अब इससे ना आप दुनिया की कोई भी ज़ुबान, कोई भी सिंबल जो टेक्स्ट में कभी भी किसी प्रॉम्प्ट में लिखा जा सकता है, आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो क्यों ना हम इसी को यूज़ करना। हम टोकनाइजेशन वगैरह को छोड़ दें, हम तमाम पॉसिबल यूनिकोड कैरेक्टर्स को लेना। अब यूनिकोड कैरेक्टर्स का मसला ये है कि वो बढ़ते जाते हैं, हर दूसरे साल कोई नया इमोजी आया होता है, हर दूसरे साल कोई नई लैंग्वेज का एडिशन हुआ होता है। वो एक इवॉल्विंग स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो ज़्यादा अच्छा तरीका ये है कि आप UTF-8 के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, बाइट लेवल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, आप उनकी बेसिस के ऊपर टोकनाइजेशन करो। तो जो तमाम पॉसिबल बाइट्स हैं, आप पूरी बाइट स्ट्रीम दे दो यूनिकोड की, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ मसले आ जाते हैं कि सीक्वेंस लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। आप एक वर्ड, आप एक लेटर को रिप्रेजेंट करने के लिए 4 बाइट्स इस्तेमाल कर रहे हो काफ़ी लैंग्वेजेस के अंदर, और आप कह रहे हो कि मैं एक बाइट एट अ टाइम दूंगा, तो ये ऑब्वियसली बहुत इनएफिशिएंट हो जाता है, और इसकी वजह से लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी वगैरह के अंदर वैसे ही काफ़ी मॉडल स्ट्रगल करता है। तो
बाइट लेवल बीपीई टोकनाइजर एक बहुत अच्छा टोकनाइजर है मेरे ख्याल में, जो आपको शायद याद हो, डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर हमने हफमैन एनकोडिंग पढ़ी थी, थोड़ा सा ही उसके उससे मिलता जुलता है। ये मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग पेयर को देखता है और उसको एक नया सिंबल असाइन करता था। तो इसने देखा है कि ओरिजिनल मैसेज के अंदर कह लो बहुत ज़्यादा बार दो एज एक साथ आए थे, तो इसने उसको एक स्पेशल सिंबल दे दिया कैपिटल जी का। इसी तरह से उसने देखा जी के बाद ए काफ़ी बार आया हुआ है, तो उसने जी ए को भी एक स्पेशल सिंबल दे दिया वगैरह। इस तरह से वो कर सकता है। खैर इस एग्जांपल के अंदर उन्होंने ए बी का यूज़ किया हुआ है कि ए बी का सिंबल काफ़ी बार यूज़ है, तो उसको वाई दे दिया, और बाद में जी वाई को नेस्ट करके यू मल्टीपल पेयर्स के जोड़ जोड़ के ना एक बहुत कंप्रेस्ड सीक्वेंस बना दिया है, जिसके अंदर आपने सेट ऑफ सिंबल्स इंक्रीज कर दिया। अब आप खाली हर बाइट के ऊपर नहीं कर रहे, बल्कि कुछ एक्सटेंडेड सिंबल्स जो आपने खुद से पेयरिंग करके बनाया, आप उनको भी यूज़ कर रहे हो। थोड़ी और डिटेल देखनी होगी, आप वो वीडियो देख लेना, मैं उसके ऊपर ज़्यादा टाइम नहीं ज़ाया करना चाह रहा, लेकिन ये इसके रिजल्ट्स हैं। तो अगर मैं इसको कोई भी स्ट्रिंग देता हूँ, जैसे यहाँ पे दी हुई है जिसके अंदर इंग्लिश उर्दू सारा कुछ मिक्स है, तो ये थोड़ा सा पागल हो जाता है, क्योंकि उर्दू वेरिएबल लेंथ एनकोडिंग वाली साइड पे आ जाती है, क्योंकि वो एस्की के टेबल से बाहर आ जाती है। तो उसके अंदर ये होता है कि अब आप बाइट लेवल जब कर रहे हो, तो फिर हो सकता है कि वो इसका कोई बाइट 3 और बाइट 4 को पकड़ के मर्ज कर दे, क्योंकि आप तो उस बाइट्स को मर्ज कर रहे हो ना, आप सिंबल्स को नहीं मर्ज कर रहे, आप बाइट्स के अंदर खेल रहे हो। तो हो सकता है कि वो कॉमन सफिक्स इसको कर दे, और ज़रूरी नहीं है कि तमाम टोकन्स के कॉम्बिनेशंस वैलिड UTF-8 हो। तो ये थोड़ा सा मसला आ जाता है इसमें, जिसकी वजह से सेंटेंस पीस वगैरह एग्जिस्ट करता है, लेकिन मुझे वो इतनी अच्छे नहीं लगे। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसके अंदर कभी अंक टोकन का कॉन्सेप्ट ही नहीं आता, और आपका मॉडल अक्सर बार इतनी अच्छी यूनिकोड सीख लेता है कि कभी कोई मसला नहीं आता उसमें। प्लस कुछ फॉल बैक्स वगैरह भी एग्जिस्ट करते हैं जो इसको ऑटोमेटिकली डिकोड भी कर देते हैं सही से। थोड़ा सा हल्का फुल्का अगर गलती भी करते हैं आपका मॉडल, तो ये हगिंग फेस की लाइब्रेरी के अंदर पहले का लिखा हुआ है। इसके अलावा टिक टोकन एक काफ़ी पॉपुलर बाइट लेवल बीबी टोकनाइजर है, क्योंकि उसके अंदर जीपीटी के सारे टोकनाइजर्स हैं। लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि वो अक्सर एनएलपी टास्क के लिए सूटेड नहीं है। उसके अंदर बहुत ज़्यादा लाइक खाली पाइथन को हैंडल करने के लिए टोकन्स बनाए हुए हैं, जिसके अंदर ज़्यादा सी टैब्स आपस में कनेक्टेड हैं, और इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। तो मेरा ख्याल है कि जीपीटी का टोकनाइजर आपको आपका यूज़ करना बनता नहीं है 90% टास्क के लिए, सिवाय अगर आप एक LLM बना रहे हो। तो खैर, हम बात कर रहे थे समराइज़र की, हमें समझ आ गया कि हमारी गलतियाँ क्या थी, लर्निंग रेट्स वगैरह और ये टोकनाइजर वगैरह, ठीक है। तो अब हम आते हैं अपने नए प्रोजेक्ट के ऊपर, इन सारी चीज़ों को दिमाग में रखते हुए। जो अगला प्रोजेक्ट था वो था लेक्सिकल डायराइजेशन का, जिसके अंदर वही वाली बात मैं टास्क समझा चुका हूँ पहले भी, कि लाइक यूजुअली डायराइजेशन ऑडियो पे होती है, लेकिन कुछ होते हैं जो एक साइड कार्ट LLM यूज़ कर रहे होते हैं, जिसके अंदर जिसको रीस्कोरिंग के लिए यूज़ कर लेते हैं वगैरह वगैरह। तो मैंने सोचा कि मैं खाली उतना हिस्सा, टेक्स्ट ओनली वाला हिस्सा अगर बनाने की कोशिश करूँ तो क्या होगा, कि अगर आपको एक ऑटोमेटिक स्पीच रिकग्निशन सिस्टम से स्ट्रीमिंग इनपुट आ रही है, आप बस साथ साथ इनकोड आप साथ साथ प्रेडिक्ट करी जा रहे हो कि ये वाला सेंटेंस या ये वाला स्पीच यूनिट किस किस बंदे ने बोला, एट्सेट्रा। तो अब इसके अंदर सेल्फ अटेंशन का मैकेनिज्म आ जाता है, जो मैं समझाने के मूड में नहीं हूँ। बेसिकली ये अगर आपको यहाँ पे समझ आ जाती है तो ठीक है, वरना आप 3v1v की वीडियो देख लेना, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा ही अब मैं NLP की बातें रिपीट करना शुरू हो गई, क्योंकि NLP में पढ़ी हुई हैं चीज़ें। um, बेसिकली आइडिया ये है कि आपके पास कोई भी सीक्वेंस दिया जाता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वेयर डू आई कम, हु एम आई, ब्ला ब्ला ब्ला। तो इस पैराग्राफ के अंदर, इस इनपुट या प्रॉम्प्ट या जो मर्जी कहना है, इस सीक्वेंस के अंदर कुछ वर्ड्स होंगे जिनका मीनिंग पिछले और आगे वाले वर्ड्स की वजह से बदल जाता है। जैसे पीस ऑफ केक है, आ, अगर आपके इस फ्रेज के इर्द गिर्द जो चीज़ें हैं वो एक टास्क को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो आप अस्यूम कर सकते हो कि ये इजी कहना चाह रहे हैं। लेकिन अगर प्लेट का लफ्स आ गया तो मीनिंग बहुत बदल जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली एक कॉन्क्रीट पीस ऑफ केक की बात हो रही है, एक स्लाइस की बात हो रही है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आपकी वर्ड की एम्बेडिंग्स को चेंज करनी चाहिए सूलन तौर पे। तो अटेंशन का मैकेनिज्म यही है कि आप सीक्वेंस के अंदर दूसरी चीज़ों के साथ उनकी एक एम्बेडिंग
ये क्वेरी की का कॉन्सेप्ट डालते हैं, क्वेरी की और वैल्यू। आप उनकी सिमिलैरिटी की बेसिस के ऊपर एक नई वैल्यू निकालते हो, उस वर्ड की कंटेक्चुअल एम्बेडिंग की। तो कंटेक्चुअल एम्बेडिंग वगैरह बहुत वेल एक्सप्लोर्ड टॉपिक है, मुझे उसके ऊपर टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। ये बस मैं सारे प्रीरेक पूरे कर रहा हूँ। आगे ट्रांसफॉर्मर्स के अंदर एक और कॉन्सेप्ट यूज़ होता है साइनसॉइडल पोजिशनल इनकोडिंग का। इसका बेसिकली मकसद ये होता है कि आप अपने वेक्टर के अंदर ही किसी तरह से पोजिशनल इंफॉर्मेशन भी इनकोड कर दो। वो खाल क्योंकि आरएनएन्स के अंदर हमारे पास कॉन्टेक्स्ट वेक्टर होता था वगैरह, लेकिन वो इतना अच्छा काम नहीं करता था, वो लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसीज के लिए सही नहीं था। और आप इतने ज़्यादा कोई यहाँ पे 10,000 इनपुट न्यूरॉन्स भी नहीं बना सकते कि हर किस्म के आप लेट्स से आप 50 वर्ड्स की कॉन्टेक्स्ट विंडो को आप बार बार केटर कर रहे हो और हर बार वो 50 वर्ड्स डालो अपने इन हज़ारों न्यूरॉन्स के अंदर, तो वो बड़ा इनफिशिएंट हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि हम एक वर्ड एट अ टाइम ही डालें, जैसे आर्यन उनके अंदर डाल रहे थे, लेकिन उस वर्ड के अंदर उसकी एम्बेडिंग के साथ साथ कुछ पोजिशनल एम्बेडिंग भी हुई हो। तो वो जो पोजिशनल एम्बेडिंग का तरीका है, वो जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है वो साइंस ऑर्डर पोजिशनल एनकोडिंग है। अब इसकी डिटेल्स वगैरह और इसके कुछ वेरिएंट्स वगैरह की बातें हमने बाद में करनी है अगले वीडियोस के अंदर, इसलिए मैं इधर नहीं टाइम गुजारूंगा इसके ऊपर। अभी के लिए बस भरोसा कर लो, गूगल ने बताया अच्छा बनाया होगा, ठीक है। तो ये ट्रांसफॉर्मर्स का आर्किटेक्चर है, जो आप राइट साइड पे देख सकते हो। इसके अंदर आपके पास एक इनपुट एम्बेडिंग आती है, एक नॉर्मल लिनियर लेयर है ये, जो बस उसको वन हॉट वेक्टर को एक लो डायमेंशनल स्पेस में लेके जा रही है। हम इसके ऊपर ज़्यादा रिलाई नहीं कर रहे। ये 300 डायमेंशनल वेक्टर रख दिया वगैरह जो भी है, इसके अंदर हम ऐड करते हैं पोजिशनल इनकोडिंग का जो वेक्टर आता है इससे, ठीक है, एस पी ई से। उसको हम डालते हैं ट्रांसफॉर्मर के इनकोडर के अंदर। अब इनकोडर के साथ आप शायद देख सको ये एन एक्स लिखा हुआ है लेफ्ट पे करके। बेसिकली ये रिपीटिंग स्ट्रक्चर है। ये जो डब्बा यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है ना, इस तरह के 4-5 डब्बे लगा लो, ये सारे मिलके इनकोडर बनते हैं ट्रांसफार्मर का। ये एक सिर्फ सिंगल इनकोडर सेल दिखाया हुआ है सिंप्लिसिटी के लिए। तो इन सब के अंदर आपके पास मल्टी हेड अटेंशन होती है, जो कंटेक्चुअल एम्बेडिंग्स काफ़ी अच्छी तरह से प्रोड्यूस कर रही होती हैं, और साथ एक रेजिजुअल आर है जो इस ब्लॉक में आने से पहले था। ये बेसिकली रेजनेट वगैरह की जब हम बात करेंगे सीवी के अंदर, तब ज़्यादा अच्छी समझ आएगी, अभी आप बेशक बेशक इग्नोर कर दो। um, अभी के लिए आपको बस ये पता चाहिए कि यार ये चीज़ें होती हैं इसके अंदर, ठीक है, और ये बड़े अच्छे होते हैं। अब वनीला ट्रांसफॉर्मर्स जो होते हैं वो उसी तरह से जैसे M2N टास्क थे, समराइजेशन, सीक्वेंस क्या नाम है, मशीन ट्रांसलेशन वगैरह, इस तरह की चीज़ों के लिए यूज़ होता है। कुछ होते हैं इनकोडर ओनली ट्रांसफॉर्मर्स और कुछ होते हैं डिकोडर ओनली, जिसके अंदर आप राइट वाला हिस्सा काटते हो, खाली लेफ्ट वाला यूज़ करते हो। इनकोडर ओनली ट्रांसफॉर्मर्स का काम ही होता है कि वो बहुत अच्छी एम्बेडिंग्स क्रिएट करता है, और उसके आगे आप यूजुअली कोई लेयर लगा देते हो जो क्लासीफाई करने के लिए आप इस्तेमाल कर लो। तो इस तरह के कामों के अंदर यूज़ होती हैं, और बर्ड भी एक इनकोडर ओनली ट्रांसफार्मर है। तो अगर आपने कभी भी देखना हो तो उसको देख लेना, मैंने उसकी बात यहाँ पे नहीं करनी। डिकोडर ओनली ट्रांसफार्मर्स जो हैं, उसकी सबसे अच्छी एग्जांपल जीपीटी है। जो चैट चैट जीपीटी, क्लाउड वगैरह, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारे डिकोडर ओनली ट्रांसफार्मर्स के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ही सारा कुछ कर रहे हैं। वो बस हल्की फुल्की चीज़ें अंदर चेंज करता है। तो ये उनका उनके इंटरनल्स है। इसके अंदर जो नॉर्म है वो एक्चुअली बैच नॉर्म है। इसकी डिटेल्स में अभी नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैंने एएसआर वाली वीडियो के अंदर तमाम ग्रुप नॉर्मलाइजेशंस की टेक्निक्स की बात करनी है, तो अगर आपको फ़र्क पड़ता है तो देख लेना। लेकिन एसेंस यही है कि आप पहले जी स्कोर लेते हो, उसके बाद रीस्केल करके शिफ्ट कर देते हो। तो और ये लर्नेबल पैरामीटर्स होते हैं, कितना रीस्केल करना है और कितना शिफ्ट करना। आ, अब ट्रांसफॉर्मर्स भी इम्प्लीमेंट करना बहुत ईजी है अगर आप एक नॉर्मल ट्रांसफार्मर इम्प्लीमेंट कर रहे हो। अभी हम अगले पार्ट्स में जाके देखेंगे कब जाके हमें कस्टम इम्प्लीमेंटेशन करनी पड़ती है, कब और वो कैसे करते हैं, लेकिन अभी के लिए हम सिंपल बात कर रहे हैं। तो जो मैंने प्रोजेक्ट बनाना था उसके लिए एक चीज़ ज़रूरी थी, उसको कहते हैं ट्रिपलेट लॉस। अब ये मुझे पता था क्योंकि मैं जब अपने FYP के लिए कुछ रीडिंग कर रहा था ना, तो मैंने देखा था कि एक चीज़, एक गूगल का एक आर्किटेक्चर है फेसनेट। फेसनेट जो है ना, उसने एक लॉस फंक्शन इस्तेमाल किया हुआ है फेमसली, और वो है ट्रिपलेट लॉस। आप कोई भी अपने फ़ोन के ऊपर जो अपना वो फेशियल रिकग्निशन से फ़ोन अनलॉक करते हो ना, वो इसी चीज़ पे ट्रेन हुआ हुआ है। बेसिकली आपके पास एक डेटा सेट है ज़्यादा से लोगों का,
और उनके फेसेस का। आपको पता है कि ये वाला बंदा ये है, ये वाला बंदा ये है। तो इस एग्जांपल में यहाँ पे इन्होंने ओबामा की एक फ़ोटो ली हुई है और एक दूसरी ओबामा की फ़ोटो ली हुई है, ठीक है? और साथ एक तीसरी फ़ोटो ली है जो उसकी नहीं है, इन्होंने मैक्रोन की ली हुई है, ठीक है? मतलब एक एंकर है, एक पॉज़िटिव एग्ज़ाम्पल है, एक नेगेटिव एग्ज़ाम्पल है। तो एंकर वो है जो रैंडमली सैंपल चीज़ आपने पकड़ ली है। एक पॉज़िटिव एग्ज़ाम्पल है जो आपके ख़्याल में ये वही बंदा है, इसकी जो अम, अगर ये फ़ोटो दिखा दी जाए तो कैमरा रिकॉग्नाइज़ कर लेना चाहिए। फ़ोन अनलॉक हो जाना चाहिए। और एक ऐसी एग्ज़ाम्पल जिसके ऊपर फ़ोन अनलॉक नहीं होना चाहिए। तो इनको आप लेते हो और आपका जो ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव है वो बेसिकली इनके यूक्लिडियन डिस्टेंस को मैक्सिमाइज़ और मिनिमाइज़ करने के टास्क पे है। तो हम चाहते हैं कि पॉज़िटिव एग्ज़ाम्पल के साथ हमारा डिस्टेंस मिनिमाइज़ हो और नेगेटिव के साथ हमारा डिस्टेंस मैक्सिमाइज़ हो। तो ये जो डायग्राम आपको नज़र आ रही है, ये डॉट्स वाली, इसके अंदर आप देख सकते हो ब्लू के अंदर अगर एंकर का ये आप समझ लो कि एक 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर ये वेक्टर्स हैं, इसके कोई फेशियल एम्बेडिंग्स के वेक्टर्स हैं। इस इमेज को एनकोड करने वाले कोई वेक्टर्स हैं, कोई डेंस वेक्टर्स हैं। तो उसकी एक नेगेटिव एग्जांपल जो है उसको कैलकुलेट किया कि वो कहाँ पे जाती है और एक पॉजिटिव एग्जांपल कहाँ पे जाती है। जब आपने इसको अपने न्यूरल नेट से गुजार लिया, अब आपने इनका डिस्टेंस देखना है आपस में कि एंकर का नेगेटिव के साथ कितना डिस्टेंस है और एंकर का पॉजिटिव के साथ कितना। उसके बाद आपने इसको माइनस कर देना। असूलन तौर पे आपके पास जो एंकर का पॉजिटिव के साथ डिस्टेंस है वो कम होना चाहिए एंकर के साथ नेगेटिव से डिस्टेंस से, ठीक है? अ, अगर नहीं है तो फिर आपको अपने मॉडल ट्रेन करने की ज़रूरत है। तो इसको ये अगर वाली चीज़ को इनकोड करने के लिए मैक्स का ये चीज़ मैक्स का फंक्शन यूज़ किया हुआ है कि अगर पहले का डिस्टेंस कम ही है ना तो कुछ भी ना करो, ठीक है? तो कुछ चेंज नहीं करना। सिर्फ हम तब लॉस के ऊपर कुछ चेंज करेंगे अगर वो आपकी ट्रिपलेट रिक्वायरमेंट जो है, इसको मेरे ख्याल है ट्रिपलेट कंस्ट्रेंट कहते हैं, अ, उसको वायलेट कर रहा है। अब यहाँ पे आप प्लस अल्फा शायद देख लिया होगा आपने। प्लस अल्फा एक मार्जिन है। हम चाहते हैं कि चलो ठीक है यार, अब ये भी तो हो सकता है ना कि लाइक 0.01 से थोड़ा ज़्यादा करीब है। हम चाहते हैं थोड़ा सा तो ज़्यादा दूर हो ना। तो वो जो एक्स्ट्रा हमने जो फोर्स किया हुआ है कि नहीं थोड़ी सी तो ज़्यादा डिस्टेंस आपस में होना चाहिए। ए का पी से जितना डिस्टेंस और ए का जो एन का डिस्टेंस है, कोई 0.001 के फ़र्क से ना माना जा रहा हो, थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। तो उसके लिए हमने एक मार्जिन का पैरामीटर दे दिया अल्फा, ठीक है? तो ये ट्रिपलेट लॉस फंक्शन है। अब ट्रिपलेट लॉस फंक्शन यूजुअली तो फेशियल के लिए होता है, फेशियल इंपेंडिक्स के लिए यूज़ होता था। लेकिन एएसआर सिस्टम्स के अंदर जब आप वो डायराइजेशन कर रहे हो तो तब भी ट्रिपलेट लॉस यूज़ होता है। उसके अलावा सीवी में भी यूज़ होता है, एनएलपी में भी यूज़ होता है, हर जगह यूज़ होता है। तो ये बस एक ईजी टू एक्सप्लेन एग्जांपल थी फेसनेट वाली, इसलिए मैं फेसनेट की बात कर रहा था। लेकिन हम वापस आ जाते हैं अपनी चीज़ के ऊपर। तो जो मैंने अपने लिए मॉडल डिफाइन किया था ना, मैंने ये किया था कि अगर हम आरएनएन और ट्रांसफॉर्मर के आइडियाज़ को मिला दें। आरएनएन के अंदर एक कंटिन्यूस वेक्टर था जो रिपीट हो रहा था और इन आउटपुट बन रहा था और फिर इनपुट बन रहा था और वो कॉन्टेक्स्ट कैरी कर रहा था किसी तरह से। इसी तरह से साथ आपको आप वो इनपुट सीक्वेंस भी दे रहे थे। तो मैंने इसके अंदर भी वही काम किया कि इसको दो डिफरेंट इनपुट्स मिल रही हैं। एक आपको लिस्ट ऑफ टोकन्स मिल गए हैं। उन लिस्ट ऑफ टोकन्स को पहले आप अपनी एम्बेडिंग लेयर से गुजारोगे। उनकी कोई लो डायमेंशनल 300 डायमेंशनल एम्बेडिंग्स है जो रैंडमली इनिशियलाइज्ड है। मॉडल बाद में ट्रेन कर लेगा। बस प्रोजेक्शन लेयर है किस्म की, ठीक है? आ, वो इनपुट बन रही है आपके ट्रांसफॉर्मर की और मैंने अपने सारा कुछ 300 डायमेंशनल रखा था। और आपके मॉडल की जो 300 डायमेंशनल सेंटेंस एम्बेडिंग आउटपुट है ना, वो भी आपकी एक इनपुट जा रही है एज द फर्स्ट टोकन, ठीक है? तो हर बार जो पहला टोकन होएगा ना, वो आपका सेंटेंस एम्बेडिंग टोकन होगा। मैंने ये आर्किटेक्चर बनाया हुआ है। तो इस मशीन के अंदर कुछ जाता है। अब इनकोडर ये करता है कि जितने आपने ऑब्वियसली हर टाइम स्टैम्प के ऊपर आपने आउटपुट दिया तो इनपुट दिए तो हर इनपुट के लिए एक आउटपुट आई होगी। अब मैं अब वेरिएबल लेंथ सीक्वेंस है, ज़रूरी नहीं है कि सारे सेंटेंसेस एक लेंथ के हों। तो मैं चाहता हूँ कि इसका एक फिक्स्ड डायमेंशन मुझे सेंटेंस एम्बेडिंग मिले। तो मैं बस ये करता हूँ कि मैं सारों का जो है ना उनका मीन ले लेता हूँ। तो मुझे जो हर टाइम स्टैम्प के ऊपर सेंटेंस एम्बेडिंग की आउटपुट मिली है उस सबको मीन करके मैं अपने
सेंटेंस के फाइनल एम्बेडिंग कह रहा हूँ। तो उस टाइम तक जितने हो गए थे वो बन जाएंगे, और इस तरह से चलता जाता है। अब ये थोड़ा सा गंदा डिज़ाइन है, मतलब इससे बेहतर तरीके एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन उस वक्त मेरे दिमाग में यही आया था। और इसको ट्रेन करने के लिए जो मैं चीज़ यूज़ करूँ, मैं वो फोकल लॉस से कह रहा हूँ, सॉरी, सीवी में आ गया हूँ, ट्रिपलेट लॉस यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है। तो जब मैंने ये बनाना था तो ऑब्वियसली डेटा सेट चाहिए था। अब मैंने कहा कि अच्छा, सेंटेंसेस को एम्बेड करना है, और मैं चाह रहा हूँ कि लाइक डिफरेंट लोग बोल रहे हो, मल्टीपल कॉन्वर्सेशन, मल्टी पीपल कॉन्वर्सेशंस का डेटा सेट हो। तो मैंने ना ढूंढने शुरू कर दिए ऐसे डेटा सेट जिसके अंदर लेबल्ड हो, कि जैसे स्क्रिप्ट्स होती हैं ड्रामों की वगैरह, उस तरह का हो। तो उनमें सबसे ऑब्वियस चीज़ थी सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग्स, कि जज ने ये कहा, फिर फलाने बंदे ने ये कहा वगैरह। वो डेटा सेट आप यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा मूवीज़ यूज़ कर सकते हो। मैंने इस तरह से कोई 6-7 डेटा सेट खोल के देखे। कॉन्वोकेट नाम की एक लाइब्रेरी थी, बड़ी गंदी सी। उसके पास एक था तरीका डाउनलोड करने का ये डेटा सेट्स लोकली। मैंने उनको फिर खोल के देखा अंदर, जो मुझे अच्छा लगा डेटा सेट वो मैंने पकड़ लिया। और एंड मैंने 2-3 डेटा सेट्स मिला दिए। ठीक है। तो मैंने जो चूज़ किया था वो सुप्रीम कोर्ट का था, और IQ2 एक डिबेट पैनल था, और एक टेनिस के क्या नाम है, जो मैच के बाद इंटरव्यूज़ होते हैं, खैर जो भी है, इंटरव्यूज़ टाइप। ठीक है। तो डिफरेंट किस्म की कॉन्वर्सेशंस को मैंने अपना डेटा सेट बना लिया। उसको पैंडस के अंदर लोड किया, एक डेटा फ्रेम के अंदर, और इस तरह से मेरे पास डेटा आ गया। अब मसला ये था कि मैंने इसको थोड़ा गौर से देखा। कुछ चीज़ें बहुत लंबी थी। अब मैं चाह रहा था कि मैं सेंटेंस बाय सेंटेंस दूँ, तो अब एक नया मसला आ जाता है। आप एक स्ट्रिंग को लेके एक सेंटेंस में कैसे तोड़ सकते हो? अब इसके लिए भी मॉडल्स बनाने पड़ते हैं। कुछ तो नाइव अप्रोचेस है ना, कि आप जब भी पीरियड देखो तो कर लो। ये हमें एनएलपी के लिटरली पहले लेक्चर में से थोड़ा सा इसके बारे में बताया था कि एक प्रॉब्लम होती है एंड ऑफ सेंटेंस आइडेंटिफिकेशन। अब सेगमेंटेशन के लिए मैं देखना चाह रहा था, मैं अपनी गलती से थोड़ा सा सीखने की कोशिश कर रहा था, इसलिए मैंने कहा चलो मैं पेपर्स देख लेता हूँ कि कौन से रीसेंट एडवांसमेंट्स हैं, कि टेक्स्ट सेगमेंटेशन यूजुअली कैसे की जाती है। तो जो मुझे पेपर मिला, 2024 का पेपर है ये, और इसका नाम है सेगमेंट एनी टेक्स्ट। ठीक है। तो SAT इसका नाम है। आ, और ये मेरा ख्याल है कि एक बहुत अच्छा पेपर था, और मतलब ये पढ़ के मुझे महसूस हुआ कि यार इस बंदे ने ये जो बंदे हैं जिन्होंने लिखा हुआ है, काफ़ी मेहनत करके ही लिखा हुआ है। ठीक है। उसके अंदर एक सेंटेंस के अंदर ना वो दो दो पुराने पुराने पेपर साइड कर रहे हैं, कि ओ NLT के का पंक्ट इस तरह से करता है, स्पेसी की इम्प्लीमेंटेशन ऐसे करती है, WTP स्प्लिट इस तरह से करता है, उसके अंदर ये कहा हुआ है, उसके अंदर ये कहा हुआ है, हमने ये वाला आइडिया इस तरह से लिया है। तो मैंने कहा यार ये तो वैसे अच्छा तरीका है, इन्होंने मतलब काफ़ी अच्छे से समझाया हुआ था, और समझ भी आ गई सारी चीज़। और मुझे उनकी अप्रोच थोड़ी सी समझ आई कि अच्छा, इन्होंने इस तरह से डेटा ऑगमेंटेशन की है। वो करते ही हैं कि पिछली जो अप्रोचेस थी ना, वेयर्स द पॉइंट स्प्लिट वगैरह इस तरह की चीज़ों में, वो बहुत डिपेंडेंट थी पंक्चुएशन के ऊपर। वो डॉट को देखती थी, कुछ डिसीजन ट्री की बेसिस के अप्रोचेस थे। इनकी जो अप्रोच है ना, वो न्यूरल अप्रोच है। अ, वो टोकनाइजेशन वगैरह वाले सारे काम करती है अंडर द हुड। और आपको बेसिकली कहती है कि डेटा अंदर डालने से पहले ना 50% चांस है कि वो उसको चेंज कर देगा। तो अगर आपके पास T कैपिटल और आगे थैंक यू सर लिखा हुआ है कॉमा डाल के, और एंड पे डॉट भी लगा हुआ है, 50% चांस है कि सारा कुछ लोअर केस कर देगा। उसके अलावा 20% चांस है कि हो सकता है कि ये सारी ग्रामेटिकल पंक्चुएशन मार्क्स काट दे इसमें से। इस तरह की इन्होंने चीज़ें की हुई हैं, और उसके ऊपर ट्रेन किया हुआ है। तो उससे होता ही है कि ये सेगमेंटेशन जब कर रहे होते हैं, लाइक आपका मॉडल फोर्स होता है कि वो सीखे इन वर्ड्स के मीनिंग्स को। ठीक है। और इन सेंटेंसेस के डायनामिक्स को, कि कहाँ पे रुक रहा है, क्या मीनिंग कन्वे हो रहा है, कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे किस चांस है कि कोई और बंदा बोल रहा होगा, जिस तरह से एक इंसान सोचता है। तो ये इनकी ऑगमेंटेशन स्ट्रैटेजी मुझे अच्छी लगी थी, इसलिए मैंने आगे जाके चोरी भी की हुई है। तो खैर, आफ्टर सेगमेंटेशन की एग्जांपल है कि मैंने जब सेगमेंट कर दिया तो इस तरह से हो गया। अब इसके अलावा एक और मसला था, डेटा सेट मैं बनाऊंगा कैसे? मतलब डेटा सेट तो मेरे सामने है, लेकिन पाईटॉश वाला डेटा सेट जो है उसके अंदर मैं
ट्रिपलेट्स चाहिए, मुझे पॉजिटिव सैंपल भी चाहिए होगा और नेगेटिव भी चाहिए होगा। मैं एक एक तो नहीं अब इसमें से उठा सकता। तो वो मैं कैसे पकड़ूंगा? मैं पॉजिटिव वगैरह वाला उसके लिए भी कोई कोड लिखना पड़ेगा। तो मैंने सबसे पहले एक आइडिया किया कि अच्छा, सबसे पहले तो इसके अंदर मैंने मर्ज किया हुआ मल्टीपल डेटा सेट्स को और मल्टीपल सुप्रीम कोर्ट हेयरिंग्स को वगैरह वगैरह। तो इन सब की कॉन्वर्सेशन आईडीज़ हैं। तो मैं हर कॉन्वर्सेशन आईडी को मल्टीपल चंक्स में बांट देता हूँ, फिक्स्ड साइज, ठीक है, कि लाइक 32 अटरेंसेस के चंक्सेस हैं, चंक्स हैं हर कॉन्वर्सेशन के, और हर कॉन्वर्सेशन एक चंक्स की अरे है। इस तरह से आप समझ लो। तो मैंने उसके लिए थोड़ा सा कोड किया। फिर मैंने देखा कि वो कुछ चंक्स हैं जिसके अंदर खाली एक ही बंदा बोली जा रहा है, तो उसके अंदर कोई नेगेटिव एग्जांपल नहीं मिलेगी, तो मैंने उस तरह के चंक्स को रिमूव कर दिया। कुछ ऐसे चंक्स थे जो अपनी कॉन्वर्सेशन के एंड पे आ रहे थे, जो फिक्स साइज पे वाली कंस्ट्रेंट को तोड़ रहे थे, तो मैंने कहा कि बेहतर है कि उनको निकाल ही दें। तो अभी भी मेरे पास काफ़ी डेटा था, इसलिए मुझे मसला नहीं हुआ। मजीद डेटा ऑगमेंटेशन के लिए जो मैंने अभी स्ट्रैटेजी डिफाइन की है कि 30% चांस है कि टेक्स्ट एज इट इज़ आ जाएगा, उसके अलावा कोई लाइक 10% चांस है कि लोअर केस कर देगा, उसके अलावा कोई 20% चांस है कि वगैरह, इस तरह से करके मैंने वही वाली ऑगमेंटेशन स्ट्रैटेजी की हुई है ताकि मेरा न्यूरल नेट भी फोर्स हो ये चीज़ें सीखने में। ठीक है, आगे है ट्रिपलेट माइनिंग। अब ट्रिपलेट माइनिंग एक मतलब उतना सिंपल नहीं है जितना सुन के लगता है। बेसिकली आपके पास जो ट्रिपलेट कंस्ट्रेंट थी हमारे, आ, ये विकिपीडिया से ऑब्वियसली लिया हुआ है, लेकिन कुछ होंगे जो आपकी ट्रिपलेट कंस्ट्रेंट को वायलेट कर रहे होंगे, कुछ होंगे जो बहुत ज़्यादा वायलेट कर रहे होंगे। हम ऐसे वाले चाहते हैं जो बहुत ज़्यादा वायलेट कर रहे हो। ठीक है, आ, अब एक तो अच्छा, एक तो ये चीज़ है ना कि आप अच्छा खैर, इसकी डिटेल में अभी नहीं पढ़ते क्योंकि मैंने हार्ड ट्रिपलेट माइनिंग नहीं की हुई। आ, मैं लॉस ज़ीरो आने दे रहा हूँ, मैंने मैक्स वाले सिस्टम लगाया हुआ है। चलो ठीक है, कभी कभी कोई लॉस ज़ीरो हो भी जाए, थोड़ा सा वेस्टेड वर्क हो जाएगा, इफ़ करके निकल जाओ। लेकिन जो अच्छा तरीका होता है ना इसका, उसके अंदर आपने खाली हार्ड नेगेटिव्स को किसी तरह से माइन करना होता है। तो उसके काफ़ी सारे तरीके हैं, और आप हार्ड नहीं चाहते, आप सेमी हार्ड चाहते हो, क्योंकि हार्ड, वेरी हार्ड नेगेटिव्स के अगर मसला हो जाएगा। तो ये अगर इंटरेस्टेड हो तो पढ़ लो, ट्रिपलेट लॉस आगे जाके इस्तेमाल होगा, इसलिए मैं बस ये जिक्र कर रहा हूँ। मैंने जो ट्रिपलेट माइनिंग स्ट्रैटेजी यूज़ की थी वो सिर्फ और सिर्फ इतना है कि भाई ट्रिपलेट मिल जाए कोई, चाहे वो लॉस ज़ीरो हो, चाहे वो इजी ट्रिपलेट हो। तो उसके लिए मैंने एक एल्गोरिदम बनाया था, जिससे गारंटी होता है कि हमेशा आपको मिल जाएगा। तो लेट्स से आपके चंक के अंदर 5 अटरेंसेस हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि इन पांचों को एंकर्स की तरह ट्रीट किया जाए और इसी चंक के अंदर से पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स यूज़ किए जाए। अब इसके लिए मैंने थोड़ी सी अरे रोटेशन लॉजिक यूज़ की है कि मैं रोटेट करूँगा और दूसरी को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करूँगा, और फिर मैं देखूँगा कि क्या ये पॉजिटिव सैंपल है या नहीं है, क्या ये नेगेटिव है या नहीं है। अगर है तो मैं इसको फ्रीज कर दूंगा कि चलो ठीक है, ठीक है, इतना है। उसके बाद मैं अपने प्रपोजल को फिर से रोटेट करूंगा और मैं ये रिपीट करता जाऊंगा जब तक सारा फ्रीज नहीं हो जाता। तो काफ़ी सिंपल एल्गोरिदम है, लेकिन बनाने में मज़ा आया था। खैर, तो एंड पे जाके जब मैंने ये सारी प्री प्रोसेसिंग कर ली थी, तो मैंने अपना पाइटॉर्च डेटा सेट बनाया जिसके अंदर एक ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, ये गेट आइटम का फंक्शन। अब गेट आइटम की मल्टीपल जिम्मेदारियां मैंने बनाई हुई हैं। एक तो इसने क्या नाम है, टोकनाइज भी करना है, उसके अलावा इसने म्यूटेट भी करना है, और इसने जो हमने पॉजिटिव और नेगेटिव वो वाली बात की है उसको भी पकड़ के लेके आना है। तो इतना मुश्किल कोई कोड नहीं है, बस ये जिम्मेदारियाँ इसकी समझनी थी, आपके सामने ये लिखा हुआ, समझ आ जाएगी। इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। खैर, अब आपने ये सारा कुछ कर लिया, आपका मॉडल भी डिफाइंड है, सारा कुछ हो गया। आ, आपको क्लस्टरिंग करनी पड़ेगी। क्लस्टरिंग क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि आपके पास अब सेंटेंस की एम्बेडिंग आ गई है ना, तो हमें पता है कि डिफरेंट स्पीकर्स की एम्बेडिंग्स डिफरेंट जगहों पे होगी, लेकिन उनके बीच में पार्टीशंस बनाना भी एक काम है। तो उसके लिए सबसे कन्वीनियंट तरीका एग्लोमरेटिव क्लस्टरिंग है। तो ये तो हमने पढ़ी हुई है एग्लोमरेटिव क्लस्टरिंग। बस आप एक हायरार्किकल अप्रोच के अंदर वर्ड्स मेथड यूज़ कर लो, या फिर आप सिंगल लिंकेज, डबल लिंकेज या एवरेज लिंकेज जो मर्जी करना कर लो। um, मैंने यहाँ पे वर्ड किया हुआ है। तो बेसिकली मेरा जो न्यूरल नेटवर्क है वो मुझे सेंटेंस एम्बेडिंग्स प्रोड्यूस करके देता है, उसको मैं, उसके टेंसर को मैं सीपीयू में लेके आता हूँ, और फिर मैं उसको
अपने एग्लोमरेटिव क्लस्टरिंग जो एसके लर्न का बनाया हुआ है, उसके अंदर मैं एक आर्बिट्रेरी डिस्टेंस थ्रेशोल्ड डाल देता हूँ कि अगर 13 यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस आ गया ना, तो मान लो कि ये डिफरेंट स्पीकर्स हैं। तो बेसिकली जो आपका डेंड्रोग्राम बन रहा है, आप उसको ऊपर से थोड़ा सा काट रहे हो, तो इस लाइन के जो को जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना पॉइंट्स, वो आपके स्पीकर्स हैं। और जो इस क्लस्टर के अंदर सारे सैंपल्स आते हैं ना, वो उनके बोले हुए सेंटेंसेस हैं। ठीक है, तो ये अप्रोच मैंने लगाई थी। इसकी बेहतर अप्रोच भी होती है, क्योंकि मुझे ये तरीका नहीं अच्छा लगा था डिस्टेंस थ्रेशोल्डिंग का आर्बिट्रेरीली। बस मैंने किया ये था वैसे, क्योंकि मेरे पास टाइम कम था, मैंने एक दिन में ही ख़त्म करना था पूरा हिस्सा, एग्लोमरेटिव वाला भी और मॉडल डेफिनेशन वाला भी। um, मैंने लाइक 2-3 एग्जांपल्स खुद ही डाल दी थी, और मैंने देखा था रिजल्ट किस तरह का आ रहा है अपने फाइनल मॉडल का। और उसके बाद मैंने देखा कि अच्छा, मैं 14 रखता हूँ तो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, मैं अगर 12 रखता हूँ थोड़ा ज़्यादा फॉल्स पॉजिटिव्स आ रहे हैं, तो फिर मैं ना 13 पे रख लेता हूँ। तो इस तरह से मैंने चूज़ किया था। लेकिन इसकी जो स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है कि आप स्टेटिस्टिक्स यूज़ करके करो कि किसके ऊपर ऑप्टिमल आ रहा है। ठीक है, तो वो हिस्टोग्राम वगैरह वाली अप्रोचेज़ होती हैं कि कितने फॉल्स पॉजिटिव्स हैं, कितने फॉल्स नेगेटिव्स हैं। इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हो। खैर, रिजल्ट्स क्या है, तो ये आपके सामने ही है। ये कुछ स्ट्रिंग्स हैं और उनके रिजल्ट्स आए हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये दिखने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन एक्चुअली इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि मैं इनमें से कोई स्ट्रिंग थोड़ी सी भी चेंज करता हूँ ना, तो ये नॉनसेंसिकल रिजल्ट्स भी देता है। तो ये थोड़े से लाइक चेरी पैक्टन ज़्यादा अच्छा दिखाने के लिए कि इसकी अपर लिमिट क्या है। और मैंने इसको वैसे ज़्यादा ट्रेन नहीं किया था, मैंने खाली एक आध ईपॉक के लिए ट्रेन किया था, मेरे पास इतना टाइम नहीं था। आ, तो खैर, एनएलपी के लिए जो मैंने बातें करी थी वो यहीं पे ख़त्म होती हैं। ठीक है, मोस्टली इसका पर्पस था कि जो डीप लर्निंग के बेसिक्स हैं और पाईटॉर्च के बेसिक्स हैं वो कवर हो जाए, ताकि मैं आगे जाके मुझे कुछ भी समझाना ना पड़े और मैं कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों पे फोकस कर सकूँ। तो जो अगला वाला जो सेक्शन होएगा, उसके अंदर हमने काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें डिस्कस करनी है, डिफरेंट स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडल्स हैं, और एंड पे जाके इन सारी टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके जो गूगल पिक्सल के फ़ोन्स के अंदर स्पीच रिकग्निशन सिस्टम्स होते हैं, उसके जैसी एक चीज़ बनानी है। तो उसके अंदर ऑब्वियसली डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा ज़्यादा होगा, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा सिंपल रखा हुआ है। और इसी तरह से सीवी का होगा, उसका भी आप उसके भी कंटेंट्स देख सकते हो। तो एनएलपी के लिए इतना ही है।